नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी, समीर चौकांकर जी, सब स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पार्लियामेंट में कल जो कुछ हुआ वो अभी तक गूंज रहा है, केवल पार्लियामेंट में नहीं बल्कि जिसने भी वो सब कुछ देखा। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर, सरकार के मंत्रियों पर, प्रधानमंत्री पर कई संगीन आरोप लगाए। अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी को बीजेपी ने कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था माफी मांगने के लिए। ये आपने जो आरोप लगाए इनके लिए माफी मांगिए। राहुल गांधी माफी ना मांगने वाले थे, ना उन्होंने माफी मांगी। अब उनके खिलाफ ये बड़ा गंभीर मामला है कि विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाया जा सकता है। राहुल गांधी ने क्या कहा था कल लोकसभा में अपनी स्पीच में? बजट पर बोलते हुए उन्होंने यूएस और भारत की ट्रेड डील की बात करते हुए कहा था कि भारत माता को बेच दिया मोदी सरकार ने, हमारी मां का सौदा किया, हमारी मां को बेच दिया, ये उन्होंने कहा। किसानों के हितों के साथ समझौता कर लिया, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये कैंपेन वो पहले से चला ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा नहीं करते, लेकिन चूंकि वो दबाव में है, उनकी गर्दन पकड़ रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, इस वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। ये बातें कल जब वो कह रहे थे, हाउस के अंदर ही उनसे कहा गया कि ऐसे आरोप ना लगाएं। फिर उन्होंने एक मंत्री हरदीप पुरी पर एप्स्टाइन फाइल को लेकर आरोप लगाए, जिसका जवाब बाद में हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया भी। इन सारे विषयों पर कल ही हाउस में उनसे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आपको ये ऑथेंटिकेट करने पड़ेंगे। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा मैं तुरंत ऑथेंटिकेट कर देता हूं, तो उनको कहा गया कि ऐसे नहीं है। ऑथेंटिकेट करने का मतलब होता है आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज और प्रमाण ये सिग्नेचर के साथ दस्तखत करके आपको प्रोवाइड कराने होंगे। ऑथेंटिकेट का मतलब ये होता है। राहुल गांधी ने वो भी नहीं किया, माफी भी नहीं मांगी। अब उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और यह मामला इतना गंभीर है कि इसमें राहुल गांधी की सांसदी एक बार फिर जा सकती है। आप इससे पहले याद कीजिएगा, कोर्ट के एक फैसले के बाद कि एक समुदाय के खिलाफ उन्होंने कोई टिप्पणी की थी, तब भी नरेंद्र मोदी को घेरते हुए उन्होंने जो कहा था, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे में उनको सजा हुई थी और उनकी मेंबरशिप चली गई थी लोकसभा की, घर भी उनका छिन गया था। यह मामला उतना ही गंभीर है, यह हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और दूसरा मामला जो उनका चल रहा है, पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब से कोट करने वाला मामला, उसकी जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है। उस मामले में भी काफी बात आगे बढ़ गई और वो भी राहुल गांधी तक जांच पहुंच सकती है। तो दोनों मामलों में राहुल गांधी घिरे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मैं पहले आपको सुनाता हूं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा राहुल गांधी के खिलाफ, उनके आरोपों पर, उनके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने की बात पर। निशिकांत दुबे को सुन लीजिए पहले, फिर राहुल गांधी का आज का आपको ताजा बयान सुनाएंगे। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। तो निशिकांत दुबे तो साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने प्रस्ताव रख दिया है विशेष अधिकार हनन का और इनकी सांसदी खत्म होनी चाहिए, ये मैंने स्पीकर साहब से कहा। अब हम सारे मेहमानों से भी प्रक्रिया पूछेंगे, क्या यह मामला वाकई उनकी सदस्यता तक जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी का एक नियम बन गया, शूट द मैसेंजर। राहुल गांधी से सवाल पूछो तो आप बीजेपी के पत्रकार हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं, आपकी जाति क्या है, राहुल गांधी यही करते हैं। अब राहुल गांधी से आज पूछा गया, भाई आपके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जा रहा है, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? और यह सवाल पूछा गया, तो सुनिए जरा उनका जवाब। आपके मोशन लाने की तैयारी सरकार कर रही है। और सब्सटेंशियल मोशन, ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? कीवर्ड का क्या मतलब है? सरकार कह रही है, कल सरकार के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम ये करने वाले हैं। आज सरकार का सांसद कह रहा है मैंने मोशन मूव कर दिया है, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं आपको कीवर्ड दिए जाते हैं क्या? मतलब कोई ना बताता तो ये खबर क्या कहीं से आती नहीं। अजी वो गरीब
इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहें? अभी आपको आगे उसके और प्रमाण हम दिखाएंगे। त्रिपाठी जी, अभी आपने देख लिया, तो राहुल गांधी की मुसीबत कितनी बड़ी है ये बता दीजिए पहले। हालांकि उनको चिंता नहीं है। नहीं, दुर्भाग्य यही है कि नेता प्रतिपक्ष कोई भी हरकत करके चिंतित नहीं होता है। लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक, उनको ये लगने लगे कि हम कुछ भी करेंगे हमारा कोई कर क्या लेगा। अब और लोगों का तो नहीं दिखता है इतना, लेकिन राहुल गांधी फ्रीक्वेंट हैं इस मामले में, जिसको कहते हैं ना सीरियल ऑफेंडर एक शब्द है, जो लगातार बार बार गलती करता है। और वो गलती नहीं करता है, वो कहता है कि जो करना हो कर लो। क्या इस देश के लोकतंत्र, संविधान, न्याय संहिता, उसकी हैसियत है क्या गांधी परिवार के सामने? और मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सचमुच जो कल का भाषण था उनका, जो कुछ उन्होंने कहा, उस भाषण के बाद कुछ बचता नहीं है। आप ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, आप देश के मन में संदेह पैदा करना। अरे भाई, हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल से कुछ सीधा तो ला के दो ना, बताओ ना कि हरदीप पुरी मोदी सरकार का मंत्री है, ये इसने किया था, इसके ये अच्छे बुरे कर्म बताओ। हरदीप पुरी ने तो जवाब दे दिया कि भाई मैं क्या था, किस हैसियत में मिला था। लेकिन राहुल गांधी को क्या करना है? संदेह पैदा कर रहे। फिर क्या कह देना है? पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। आपको शर्म नहीं आती? आप एप्स्टीन फाइल और ऐसे ऐसे नाम लेकर और उसके बाद आप कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देश के मन में संदेह डालना। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से यह काम करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ले आए, बड़ा अच्छा किया। पता नहीं क्यों राहुल गांधी के खिलाफ कुछ करने में थोड़ा डरते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि राहुल जी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं तो देश का भरोसा कांग्रेस पर और गिरता रहता है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होता है। लेकिन विशेषाधिकार का प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी फंसने वाले हैं। ये मोशन सामान्य नहीं है। अच्छा, एक खबर आ रही है इस वक्त, अभी ही खबर आई, आप कह रहे थे राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी सरकार। ये देखिए, अभी अभी आपने कहा सरकार ऐसा करेगी क्या? अब हमें खबर आ रही है राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी, कल के उनके भाषण के हिस्से को हटा दिया जाएगा। राहुल ने जो आरोप लगाए हैं वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वो हिस्से हटा दिए जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाया जाएगा। फिर क्यों कहा कल सरकार के मंत्री ने? तो ये बात करनी पड़ेगी, सरकार कल से क्यों कह रही थी कि हम राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लेकर के आएंगे, और अभी खबर आ रही कि नहीं लाएंगे। देखिए, मैं तो अभी इस पर जरा अपने सहयोगी रिपोर्टर हूं, उनको जरा मांगिएगा, जरा एक खबर डिटेल में बात करें। हाँ जी, मैं ये सुनते हुए कह रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये सरकार राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा कोई मोशन ला के करेगी क्या, जो कि कम से कम इस वाले मामले में तो मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है कि राहुल गांधी ने जो हरकतें की है ये सीधे सीधे उनकी संसद सदस्यता पर भारी पड़ेगी। सदस्यता न भी जाए तो जितना कुछ चर्चा में आएगा, जो नियम कानून है सदन के, उसमें वो फंसेंगे। ये नरवणे जी वाला मसला नहीं है। ये किस मामले में बनता था? हरदीप पुरी के मामले में बनता था। हरदीप पुरी के मामले में बनता था। पीएम इज कंप्रोमाइज कहते हुए आप कह रहे हैं कि उसमें एप्स्टीन फाइल संदर्भ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी कोई भी ऐसा तथ्य नहीं, और जिसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कह रहे हैं ऐसी नोटिसें जारी होती हैं, वो ऑथेंटिकेट कर देगा कि भारत की संप्रभुता कंप्रोमाइज हुई है। दोनों में फर्क होता है ना। अब बात पहले ये, क्या राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन बनता है? पहले तो ये, अब अगर ये खबर है कि सरकार नहीं लाने जा रही इसको, सर अब ये तो सरकार को तय करना था। वैसे सरकार की जरूरत नहीं थी, कोई भी मेंबर प्रिविलेज मोशन तो लेकर आ जाता है, सरकार की क्या जरूरत है? निशिकांत दुबे बोले मैं लाया हूं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, उसमें कोई सरकार की जरूरत नहीं होती कि प्रिविलेज मोशन लाने के लिए। कोई भी मोशन मेंबर जो है वो मूव कर देता, फिर वो हाउस तय करता कि प्रिविलेज कमेटी के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। प्रिविलेज कमेटी के पास चला जाता। मतलब क्या है? मतलब विशेषाधिकार हनन का मतलब क्या है? विशेषाधिकार हनन का मतलब ये है कि जो मेंबर ऑफ द हाउस है उसमें उसने कोई ऐसा डेरोगेटरी काम किया जिससे हाउस की प्रिविलेज को एक तरह से मिसयूज किया गया है मेंबर के लिए। ठीक है, और उसमें खास तौर से यदि किसी व्यक्ति जो एमपी है उसके खिलाफ कोई इस तरह का व्यवहार किया गया है, वो भी एक बड़ा कारण है। हरदीप पुरी वाला मामला बनता। अब ये तो सरकार तय कर दी, हरदीप पुरी वाले में तो क्यों बनता? क्योंकि हरदीप पुरी ने तो खुद ने कहा कि उनकी मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि किरण रिजिजू ने कल जब ये बात कही थी कि 5 बजे का समय है, तब तक माफी मांग ले, नहीं तो मोशन लाएंगे, उसमें उन्होंने हरदीप पुरी का मामला बताया। तो लेकिन उसके बाद तो हरदीप पुरी साहब ने खुद ने कह दिया कि वो मुलाकात हुई है उनकी एब्स्टीन से। तो इसमें क्या प्रिविलेज मोशन की बात? संदर्भ में मुलाकात है, दोनों अलग संदर्भ तो अलग अलग होते हैं, वो तो जांच की बात होती है। संदर्भ कोई सारा फैसला यही हो जाएगा, ये तो संदर्भ में कह रहे हैं कि उस संदर्भ में हरदीप पुरी नहीं बोल रहे हैं। जब मसला ही नहीं है, जब सरकार ने मान लिया, सरकार नहीं ला रही, इसका मतलब सरकार नहीं मानती, सरकार नहीं मानती ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना। प्राइम मिनिस्टर को लेकर यदि वो कंप्रोमाइज कहते हैं तो वो बड़ा मसला बनता है। और हरदीप पुरी साहब मसला कहते हैं तो हरदीप पुरी साहब ने तो कहा कि वो मिले,
और उन्होंने तो एक और लाइन कही जिसका मुझे नहीं पता कि वो फिर प्रिविलेज का मसला बनेगा कि नहीं मसला। उनका इट्स जस्ट द मैटर कि वो एक अंडर एज वुमन के साथ मुलाकात हुई है। अब एक मिनिस्टर ये कहता है कि जस्ट दैट कि एक अंडर एज वुमन के साथ कोई मुलाकात की रेफरेंस की बात वो कर रहे हैं या ऐसा होता है, तो वो भी एक बड़ी अपने बारे में नहीं कहा ऐसा। अपने बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वहां पर एप्स्टीन में क्या है ऐसा। उन्होंने ये कहा कि आप मुझे उस मामले में लपेटना चाहते थे, मेरा मामला नहीं है, मेरा उस संबंध में कहीं जिक्र नहीं आया। तो वो भी उन्होंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने। लेकिन ये उन्होंने स्पष्ट कहा ये तो था, हम इस पर बहस नहीं कर सकते कि प्रिविलेज उनको किस एक मामले सेकंड, पर वो लेकर- सरकार नहीं ला रही मोशन, इसका मतलब क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 105 के अंदर विशेषाधिकार का नोटिस राहुल गांधी को देना चाहिए था और करना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक सम्मानित सदस्य, एक मंत्री के खिलाफ जिस तरीके से एक प्रश्न चिन्ह उठाया और बिना किसी सबूत के कहा, और जब संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि आपको सदन पटल में सबूत रखना पड़ेंगे, इसे जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं सारे सबूत सदन में रखने को तैयार हूं। उसके बाद जब संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि आपके पास शाम को 5 बजे तक का समय, आप माफी मांगे, अपने शब्द वापस ले, राहुल गांधी नहीं लेते। उसके बाद अगर संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा, तो मुझे लगता है लेकर आना चाहिए था। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन के अंदर भाषण दिया, जिस तरीके से हरदीप पुरी का चरित्र हनन करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरह शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार को कदम पीछे खींचने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और इसके पहले भी ऐसा हो चुका। भाई, इंदिरा गांधी के खिलाफ आप लेके आए थे 1978 में, मोरारजी देसाई लेके आए थे। इंदिरा गांधी को तो सीधे लोकसभा से तिहाड़ जेल भेज दिया गया था 7 दिन के लिए। तो अगर लेकर आते तो क्या तकलीफ थी? सर, मुझे लगता है दो ही सूरत है राहुल गांधी के खिलाफ सरकार अगर मूव नहीं कर रही, राकेश जी। या तो मामला नहीं बनता, पहली बात, आपको मालूम है ये टिकेगा नहीं। अच्छा, टिकना क्या है? हाउस में तो ये तो चर्चा हाउस में होनी है, कोई अदालत में तो जाना नहीं है। हाउस में आप मेजोरिटी में हो, फिर भी नहीं ला रहे हो आप, पहली बात तो ये। या दूसरा ये है कि आप राहुल गांधी को कोई पॉइंट नहीं स्कोर करने देना चाहते। राहुल गांधी को फिर आप जो है पॉलिटिकल विक्टिम, बस यही कारण है। विक्टिम जो है उनको प्ले नहीं करने देना चाहते। देखिए, आपने जो दूसरी बात कही ना, वही महत्वपूर्ण है कि यदि आप फिर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस ले आएंगे, उनको देंगे, तो उनको एक फिर अवसर मिल जाएगा मैदान में कूदने का और जंप मारने का। दरअसल यहाँ पे मामला प्रिविलेज का नहीं है, यहाँ पे मामला है गंभीरता और जिम्मेदारी का। सदन के अंदर 4 व्यक्ति जो सांसद होते हैं बड़े जिम्मेदार होते हैं, एक स्पीकर, एक प्रधानमंत्री, एक एलओपी और दूसरा संसदीय कार्य मंत्री। ये चारों जो है सबसे इम्पोर्टेंट पद होते हैं सौरभ भाई, और इनकी जिम्मेदारी ही पूरे सदन पे होती है। यदि एलओपी और प्रधानमंत्री दोनों इस तरह से हरकत करेंगे तो उसका क्या मैसेज जाएगा? हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ की संसद की कार्रवाई देख लें, दुनिया भर के लोग आते हैं, तो एक मैसेज तो है ना दुनिया में। और एलओपी जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि जो प्रमाणित नहीं है वो बात आप सदन में नहीं करेंगे, जो सदन का सदस्य नहीं है उसका जिक्र आप सदन में नहीं करेंगे, और ऐसा कोई भी बात आप सदन में नहीं करेंगे, उसके बाद बार बार राहुल जी उसी तरह की बातों को करते हैं। क्यों करते हैं? मैं फिर से कहूंगा कि राहुल जी को बताया जाता है कि आप ये कहेंगे तो हेडलाइन बनेगा और ये कहेंगे तो सरकार बैक फुट पे दिखेगी, और यही चिप राहुल गांधी जी चलाते रहते हैं। सर, ये सारी बात एक लाइन बोल दूं मैं, ये सारी बातें संसद के नियमों में है, लेकिन ये सारी बातें वो लोग करते जो संसद नहीं देखते। हाँ। संसद जो है नियमों से नहीं परंपराओं से चलती है, और जितने मामले दोनों चीजों से चलती है, कोई भी नियम और परंपरा दोनों चीजें। अभी एक खबर सोर्सेज से आई है कि सरकार नहीं ला रही प्रिविलेज मोशन राहुल गांधी के खिलाफ। एक बार इसको पुख्ता हो जाने दीजिए, सरकार का वर्जन आ जाने दीजिए। लेकिन अगर ये खबर सच होती है तो मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, केवल पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा और फिर उसने कहा हम खेलेंगे, तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या बोला? धमकी वो दिया करो जो पूरी कर सको। तो कल नहीं बोलना था फिर? सर, भले ही सरकार नहीं ला रहे हो, लेकिन कांग्रेस के 2 बड़े सांसद, एक राजस्थान से आते हैं, एक महाराष्ट्र से आते हैं, कल मेरी उनसे रात को बात हुई, वो दोनों इस बात से बहुत नाराज थे और कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी जिस तरीके से सदन के अंदर व्यवहार कर रहे हैं, बोले हमारे लिए बहुत असहज स्थिति है कि हम बाहर क्या बोले, पार्टी में क्या बोले, राहुल गांधी को कौन समझाए। कांग्रेस के लोग बोल रहे, कांग्रेस के राजस्थान का एक सांसद है और महाराष्ट्र के सांसद बोले राहुल गांधी जिस तरीके से पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं, बोले हम खुद असहज है, बोले हम दूसरी पार्टी की क्या बात करें। तो कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी से नाराज इस बात को लेकर कि भाई आप पार्लियामेंट में कैसा बिहेव कर रहे हो। अब लंबे समय के सांसद है वो, क्योंकि ये बात की थी किरण जी ने, वो इस पर पहले कोई बयान देते हैं कि नहीं, उससे पहले मैं उनका आज का स्टेटमेंट आपको सुनवा देता हूं। आज उन्होंने एक वीडियो डाला, ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए थे। तो वो आज उन्होंने वीडियो डाला कि ये सारे इनके मेंबर सांसद जो थे ये स्पीकर के चेंबर में घुसाए और वहां इन्होंने गाली गलौज की, स्पीकर के साथ गाली गलौज की। ये वीडियो पहले आया था, लेकिन किरण जी ने आज इसको डालते हुए ये कहा और नया बयान भी दिया कि एक तो उन्होंने कहा कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से वीडियो बनाया अंदर जाके, ये वीडियो बनाना स्पीकर के चेंबर में अलाउड नहीं है, तो इन्होंने पहला कानून तो यहां तोड़ा। फिर ये कह रहे थे गाली गलौज कर रहे थे, हालांकि उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक क्वालिफायर भी दिया है
कि वहां केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। उन्होंने गाली नहीं दी, लेकिन उनकी मौजूदगी में गाली दी गई, ये उन्होंने कहा। पहले ये वीडियो सुन लीजिए एक बार। अब जरा आप रिजिजू जी को सुन लीजिए इस वीडियो पर। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीज लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। आप खुद ही बता रहे हैं, देखिए साहब, ऐसा भी किया कांग्रेस के सांसदों ने। आपने एक्शन क्या लिया, क्या एक्शन लिया सरकार ने? अब प्रियंका जी से ये सवाल पूछा गया कि रिजिजू जी कह रहे हैं कि गाली गलौज हुई और आपकी मौजूदगी में हुई थी गाली गलौज। सुनिए उनका जवाब। राहुल जी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं मैम। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। सस्पेंशन मोशन भी ला रहे हैं। 20-25 एमपीज आए थे जिन्होंने अब्यूज किया, क्या कहेंगे इस पर? किसी ने किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी। और अंत में मैंने 1-2 चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब। देखिए, ऑपरेटिव पार्ट प्रियंका जी ने कह दिया, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता, आप नोटिस भी ले आओ, आप कानूनी केस भी कर दो। अभी वो केस उन पे हुआ नहीं है नरवणे जी की किताब वाले मामले में, लेकिन जा सकती है बात, वहां तक वो बात आगे। लेकिन कहा राहुल जी को नहीं फर्क पड़ता, आप कर लो, वो एक आदमी है, वो तो कर रहा है उसको जो करना है। बोल के पीछे आप हटे हो, सरकार बोल के पीछे हटी है। त्रिपाठी जी, देखिए, असली मसला यही है और सचमुच देश में एक बड़ा वर्ग है जिसको बार बार ये लगता है कि ऐसे आप कैसे किसी को फ्री रन दे सकते हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ किया है ये, और मतलब कल भी मैं लगातार ये बात कह रहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, जेफरी एप्स्टाइन किससे सर एक सेकंड, सर आपको क्लियर कर लें इसको एक मिनट। हाँ। बात की प्रिविलेज मोशन वाली, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। देवेंद्र, क्या सरकार नहीं लाने जा रही है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल नहीं सौरभ। और कल किरण रिजिजू जी ने शायद थोड़ा बोल दिया था, उसके लेके ये चर्चाएं ज्यादा होने लगी थी, लेकिन सीरियस लेवल पे कभी ये वजह समझ में नहीं आ रही थी, एक तो प्रिविलेज मोशन लाने की, और ना ही वैसी थिंकिंग समझ में आ रही थी। और आज सरकार के सोर्सेज ने यह कहा है कि राहुल गांधी ने जो एलिगेशन जो ऐसे लगाया बिना तथ्य के, उन एलिगेशन को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। उसके लिए एक रिक्वेस्ट स्पीकर से किया गया, और संजय जायसवाल जो कि चीफ व्हिप भी हैं बीजेपी के लोकसभा में, उन्होंने बकायदा एक अनुरोध पत्र भी स्पीकर के दफ्तर को भेज दिया है, और उन सारे शब्दों का उल्लेख करते हुए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि राहुल गांधी ने कल अपने भाषण के दरमियान इस्तेमाल किया, उसको संसदीय कार्रवाई से हटाया जाए। इससे ज्यादा ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उनका रिजिजू जी कल थोड़ा ज्यादा शायद वो आवेश में थे, भूल गए। राहुल जी आवेश में बोल जाते हैं, मंत्री भी आवेश में बोल गए, बात खत्म हो गई, माइनस माइनस काटा हो गया। मैं फिर वही कह रहा हूं, राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी कुछ करने में या तो सरकार डरती है, और या सरकार को लगता है कि हमारे लिए बहुत बढ़िया टूल है, ये आदमी जब तक रहेगा, जब तक बोलता रहेगा, जब तक कुछ ऊटपटांग हरकत करता रहेगा, तब तक हमारा, इन दोनों के अलावा तीसरी बात नहीं हो सकती। और प्रिविलेज मोशन अगर इस पर नहीं लाएंगे तो किस पर लाएंगे? पीएम इज कंप्रोमाइज्ड कहते हुए, डेड इकोनॉमी कहते हुए, सदन के भीतर वो रिश्ते साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, संदर्भ लेकर आ रहे हैं। जो प्रिविलेज मोशन का 2 चीजें होती हैं, जो शब्द उसमें लिखा होता है, वो दोनों क्या है? डेलिबरेट मिसलीडिंग या डिसऑर्डरली कंडक्ट। जी,
ये था या नहीं था? डेलिबरेट मिसलीडिंग और डिसऑर्डरली कंडक्ट। डिसऑर्डरली कंडक्ट। कोई सामान्य समझ का व्यक्ति भी राहुल गांधी के व्यवहार को देखेगा तो कहेगा आप प्रिविलेज मोशन की वजह बता रहे हैं? मैं प्रिविलेज मोशन की वजह बता रहा हूं। बाकी तो न ले आए भाई, आप कुछ भी कह दीजिए, कल को और कुछ इससे भी गंदा बोल दें। मतलब इससे गंदा कोई नेता प्रतिपक्ष भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत की संप्रभुता के बारे में क्या बोल सकता है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, गला दबाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। और क्या बोलेगा बताइए? और क्या आप लोग क्या कल्पना कर रहे हैं? मेरा तो मानना है सरकार ये तो इसीलिए क्योंकि चाहती है कि राहुल गांधी ऐसे इस मामले में बोलते रहे, ये करते रहे। इस मामले में राहुल गांधी +1 हो गए, बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप धमकी दी गई थी और कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, राहुल गांधी लगातार +1 है। +1 हो गए इस पे तो राहुल गांधी। वो तो कहेंगे हाँ लाओ, अब और कहेंगे लाओ, क्यों नहीं लाते? लेकर क्या समझते नहीं? अब कल जब वो बाहर निकले थे पार्लियामेंट की, एक तस्वीर आपने वो देखी कि नहीं देखी, जब उन्होंने मंत्री की बांह पकड़ ली थी, प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव बात कर रहे थे मीडिया से, और वो आए और उनका आओ साथ में बात करते हैं, आओ हम भी साथ में खड़े होंगे। मतलब क्या कहूं सर, आप ही ने देखी सबसे ज्यादा पार्लियामेंट, ऐसा भी देखा है कभी? जरा दिखा दीजिए एक बार, जरा फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए अच्छा, इनके कोई ऐसे दोस्ताना रिश्ते हो मैं नहीं जानता कि दोस्त यार यार खेल रहे थे, मजाक हंसी मजाक हो रहा था, ऐसे नहीं है। ऐसा होता तो फिर वो जवाब वो भी मुस्कुरा के जवाब देते, वो तो भान छोड़ा के भागे प्रहलाद जोशी। उनको लगा क्या कर रहे हैं ये आदमी, रिएक्शन ऐसा ही था उनका। सर देखिए, ऐसे आमतौर पर नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा हम लोग है ना, कुछ मुझे लगता है राहुल गांधी को लेकर बहुत सेंसिटिव है हर बात पर। एक तो या तो हम लोग पार्लियामेंट देखते ही नहीं, यदि पिछले 50 साल की पार्लियामेंट देखें तो पार्लियामेंट में जो बात होती है वो उसका मतलब प्रिविलेज थोड़ी होता है, वो पॉलिटिकल एक वो है, स्पीच है, एड्रेस है। गला दबाने का मतलब कोई ट्रंप साहब गला दबा रहे हैं या कोई बात हो प्रिविलेज? आपने इसका मतलब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स एक बार सबको दिखा दीजिए, किरण रिजिजू समेत सब लोगों को, कि कैसे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। अच्छा, प्रिविलेज मोशन उस दिन क्यों नहीं हुआ जिस दिन आपने राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मामला लाया? उसमें तो क्लियर वो मिल गई, उनको तो क्लीन चिट मिल गई। प्रिविलेज मोशन बनता है कि नहीं बनता है? आपके पास सबूत थे क्या कि बोफोर्स पर ये मसला हुआ था? 2G में, 3G में, जीजा जी में, 4G में, किसी में, सब में आप तो छूट गए। जिन CAG ने रिपोर्ट बनाई थी उनको माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, और आप कह रहे हैं प्रिविलेज का मोशन बनता है? नहीं बनता आपके हिसाब से। इंक्वायरी जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंक्वायरी एजेंसीज हैं, वो किस लिए बैठी हैं? वो तय करेंगी कि ये मसला उठाया है, इस पर जांच करें, होगा कि नहीं होगा। यदि पार्लियामेंट में ही तय हो जाएगा कि आपके पास सबूत है, किस बात के सबूत होते हैं मुझे बताइए? 2G के सबूत थे सरकार के पास, विपक्ष के पास। और मैं केवल ये बात नहीं कर रहा कि बीजेपी के, ये तो हमेशा ऐसे की ऐसे ही चलता है। उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है, इसका अधिकार संसद में होता है कि वो ये बात बोले। सर, प्रिविलेज का मोशन बनता था कि नहीं बनता था, ये हम बहस कर सकते हैं। हाँ। हमने अभी जो चर्चा की वो इसलिए कि सरकार ने कहा था हम लाएंगे और नहीं ला रही। हाँ, तो हम बात वो कर रहे हैं। बैकफुट पर रह गई बात इसकी, रह गई बात, कह रहे थे आप कहीं इसको सरकार बैकफुट पर रह गई बात इसकी। अगर एक लाइन जरूर बोलूंगा, मैं भी कम से कम 30 साल से तो संसद देख रहा हूं। विजय जी जितना अनुभव कतई तो नहीं 30 साल में कितनी बार प्रिविलेज मोशन आया? कब किसी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह की हरकतें की है? एक आप ध्यान करा दीजिए सर, अटल जी से लेकर और अरुण जेटली, सुषमा स्वराज तक। अटल जी की और फिर मैं कह रहा हूं, एक नेता प्रतिपक्ष बताइए जो सरकार का कोई मंत्री बात कर रहा हो और वो हाथ पकड़कर ऐसे झटकने लगे। ये आप इसको सामान्य व्यवहार कर रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो फिर तो क्या ही कहा। 30 साल में कितने प्रिविलेज मोशन आए बताइए मुझे हाउस में? प्रिविलेज से आगे बढ़ रहे हैं सर, हो गई बात प्रिविलेज की तो हो गया। जब सरकार ला ही नहीं रही तो फिर क्या? जब सरकार ही नहीं मानती कि लाने लाएंगे तो फिर उस पर क्या बात करनी है? इस तस्वीर पे क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी से उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन राहुल गांधी इसी तरह की हरकतें करते हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट के बाहर वो जिस तरीके से खड़े हो जाते हैं, लोगों को टोकते हैं, जिस तरीके से वो मकर द्वार पर सब लोग सांसदों को लेकर बैठ जाते हैं, और बिट्टू वहाँ से जब निकलते हैं तो उनकी तरह किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अपने सांसदों को इशारा करते हैं कि आप वेल में जाओ, पिछली बार देखा था, और वेल में जाके आप उधम करो, तो राहुल गांधी खुद जिस तरीके से लीड कर रहे हैं कि भाई संसद के अंदर अराजकता का माहौल हो, संसद चले नहीं। राहुल गांधी 2 दशक से ज़्यादा संसदीय अनुभव राहुल गांधी के पास है, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, विपक्ष के नेता है, लेकिन जरा भी गरिमापूर्ण और वो व्यवहार नहीं करते। विपक्ष के नेता को कितना जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। आप विपक्ष पार्टी को साथ में लेकर चलो। आप अगर किसी का कोई मोशन लेके आ रहे हो तो विपक्ष की पार्टियों से आप बात करो। टीएमसी आपके साथ नहीं है, दूसरे दल आपके साथ नहीं है, आप किसी से बात नहीं करते हैं। क्या राहुल गांधी ने कभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई? कल से कांग्रेस पार्टी के सारे नेता और सब जो है वीडियो डाल के कह रहे भाग गए भाग गए भाग गए।
नहीं, ये ठीक, राहुल गांधी जी का बिहेवियर ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब या तो बहुत दोस्ती हो प्रहलाद जी के साथ, लेकिन तो किरण चलो रिजिजू ऐसा को हो भी, सकता है। किरण रिजिजू इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, मुझे लगता है किरण रिजिजू को भी पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए थी कि क्या ये किरण रिजिजू का अकेले का निर्णय था क्या कि भाई हम जो पोस्ट कर रहे हैं कि नोटिस लेके आएंगे, जिसे पार्टी ने खारिज कर दिया। स्पीकर के चैम्बर में, वो हमने देखा ही था पहले वीडियो, स्पीकर के चैम्बर का वीडियो नहीं रिलीज होता, उस पर सरकार क्यों नहीं प्रिविलेज मोशन लाई, और फिर रीपोस्ट खुद क्यों कर रहे हैं किरण रिजिजू जी? उसको तो नहीं करना चाहिए ना, उसको तो स्पीकर के पास ले जाते कि भाई ये प्रिविलेज मोशन है, अच्छा, इस पर एक्शन लें। कल पार्लियामेंट में एक चीज और हुई थी, हमने उस वक्त कल थोड़ी सी बात उस पर की थी, लेकिन आप दोबारा सुन लीजिए। चेयर पर थे जगदम्बिका पाल, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला नहीं जा रहे क्योंकि उनके खिलाफ अजय भी मजेदार है, ऑपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, उसकी डेट भी आ गई है कि इस डेट को मूव होगा। सरकार और लीडर ऑपोजिशन के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं ला पा रही। अब कल चेयर के लिए क्या कहा राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा साहब आप मेरी पार्टी में रहे हो जगदम्बिका पाल जी की, तो आज मैं आपको रियायत देता हूं, आज मैं ज्यादा अग्रेसिव नहीं होऊंगा। जहां चल रही थी तो वहां फिर हिसाब बराबर थोड़ी देर के बाद किया जगदम्बिका जी ने। उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो आज वहीं नहीं बैठे होते जहां आप बैठे हैं आज। Ex-Congress party member. So I will do you a special favor today, sir. I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। You are an ex-member of our party, so I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member ना, but And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते आप। अगर इफ यू आर सिटिंग देयर तो ओनली बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट टेकन माय एडवाइस। हियर आई एम एडवाइसिंग यू, हियर इफ आई एम एडवाइसिंग दैट you should move on the correct track, so I think so still you have time। ऐसे चलती है पार्लियामेंट। हाँ, ये ठीक था, इसमें भी प्रिविलेज मोशन लिया कि नहीं, ये प्रिसाइडिंग ठीक था, ऑफिसर दोनों में हंसी मजाक हुआ, उन्होंने भी दोनों ने लेकिन सर ऐसे नहीं चली ना, वो प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं ना उनके खिलाफ, उनके अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं ना। अच्छा, वो मैं आपको और बता दूं, सुधांशु जी का बयान, सुधांशु त्रिवेदी जी का बयान है क्या हमारे पास? अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी ने कल कहा ये, क्योंकि इससे जुड़ती है बात जो बाल साहब ने कही कि मेरी बात मानते तो वहां नहीं बैठे होते अपोजिशन में। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा वो राहुल गांधी है। डरना आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी से चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा संयोग है कि राहुल गांधी जी के चरण जहां पड़ते हैं वो चीज ही ध्वस्त हो जाती है। राहुल गांधी जी ने एक विदेशी कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी, मॉनिटर में, इंग्लैंड के, बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में नौकरी शुरू की, विदेशी कंपनी, ध्यान रखें, ब्रिटिश कंपनी, बैकऑप्स, 2009 में बंद हो गई। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई, 140 साल के इतिहास के सबसे निचले बिंदु पे आ गई। वो नेता प्रतिपक्ष बने और संसद की मर्यादा अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई। मतलब जो बात अभी यहां हो रही थी कि मतलब सुधांशु जी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी रेलेवेंट बने रहे, कार्रवाई करेंगे तो फिर बेचारे बन जाएंगे, वो नहीं बनाना है। देखिए क्या है, सुधांशु जी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस के लोग खुद ही जानते हैं कि उनके लिए राहुल गांधी की महत्ता क्या है और वो किस स्थिति तक कांग्रेस को लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुधांशु जी बता रहे हैं इसलिए कांग्रेस ही जान पाएंगे, लेकिन कांग्रेसियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि राहुल गांधी यानी गांधी परिवार उनके लिए मजबूती भी है और मजबूरी भी है। लेकिन देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुधांशु जी काफ़ी खुश लग रहे थे, इसलिए कि जितना वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है उतनी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद भी साबित हो रहे। तो इसलिए वो बताते समय भी खुश थे कि भाई राहुल गांधी को रहना भी चाहिए, लेकिन वो ये भी सजेशन दे रहे थे कि कांग्रेसियों सावधान हो जाओ, आपको खत्म कर देंगे राहुल गांधी, लेकिन फायदेमंद तो हमारे लिए है ही है। तो H2O वाली बात कर दिया आपने, जीत वाली बात। इसको ऑक्सीजन जीने, पानी इसको जीने नहीं देगा और सवाल इस बात का है, नहीं सवाल इस बात का है कि ये क्या कांग्रेस का आदमी नहीं जानता क्या कि 95 चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी को क्यों नहीं अस्वीकार? राहुल गांधी की दूसरी मुसीबत पर अपडेट दे दूं आपको। पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की किताब लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया जो पब्लिशर है उसके गुड़गांव के दफ्तर में जाकर के पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया की टीम से 15 सवाल पूछे। अब जानकारी यह मिल रही है कि पेंगुइन इंडिया ने कुछ जवाब दिए हैं, बाकी सवालों के जवाब के लिए वक्त मांगा है।
दिल्ली पुलिस बैंक इन इंडिया की ओर से मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे जांच करेगी। वो वहां गए, वहां उन्होंने ये पूछा कि प्री पब्लिश्ड कॉपी जो थी वो उस तक किन किन लोगों को एक्सेस थी, किन किन लोगों तक को पता था कि मतलब वो मैन्युस्क्रिप्ट किस किस के पास थी और उनमें से किसी ने लीक की क्या। फिर ये भी वो जांच, अभी पुलिस को ये भी नहीं मालूम कि कितने हिस्से इसके लीक हुए हैं। फिर वो ये जांच कर रहे हैं उसमें कि क्या इसमें कोई बहुत ही संवेदनशील हिस्से जो थे, जो किताब में अगर लिखे गए हैं जनरल साहब द्वारा, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, वो भी अगर लीक हुए हो तो उसकी भी जांच जो है वो की जाएगी। तो अभी तो पब्लिशर तक बात पहुंची है। त्रिपाठी जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी प्रक्रिया है, इसी तरह से प्रक्रिया जानी चाहिए, क्योंकि पहला तो सबसे पहली पूछताछ तो पब्लिशर से ही होनी चाहिए। एक पूछताछ अमेजॉन से भी होनी चाहिए, एक पूछताछ राहुल गांधी से भी होनी चाहिए। और चूंकि नरवणे साहब ने कह दिया है कि ये स्टेटस है, तो अगर कोई ऐसा मिलता है तब उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, वरना राहुल गांधी और अमेजॉन दो लोगों से तो पक्के तौर पर पूछताछ होनी चाहिए। यही जांच का तरीका है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सरकार जो है कल कहने के बावजूद कि हम विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे, इन्होंने जो कुछ संसद में बोला नहीं ला रही है, वो मामला खत्म मान लिया जाए। अब इसके बाद मैं आपको अभी फिलहाल बताता हूं योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर हुआ हंगामा। आपको मालूम है बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बन रही है जिसका कल से काम शुरू हो गया, मतलब उसकी खुदाई उदाई जगह की जमीन की वो शुरू हो गई है। वहां करोड़ों ईंटें लाके जमा कर दी गई हैं। हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी में थे, अब अलग पार्टी उन्होंने बना ली है, वो उन्होंने कल उसकी आधारशिला रख दी। आज वो बाबरी यात्रा भी निकाल रहे हैं। आज हुमायूं कबीर का मार्च वहां पर एक तरफ चल रहा है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया था परसों, आपको अगर याद हो, कि इस देश में अब बाबरी कयामत तक नहीं बन सकती, बल्कि ये कहा था कि ना कयामत आएगी ना बाबरी बनेगी। अगर ये बयान है तो जरा सुनवा दें हम लोग इस पर, क्योंकि रिएक्शन आया है, एक बड़ा खराब ही रिएक्शन कहूंगा मैं। जरा सा सुनवा दीजिए योगी जी का बयान। ये निर्माण कभी हो, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। ये ठीक। अब योगी आदित्यनाथ ने कयामत की बात की तो अखिलेश यादव ने जो है बड़े चुटीले अंदाज में उनसे ये कहा कि भाई पहले तो कयामत शब्द, उर्दू के शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं करनी चाहिए, तुमको तो मुसलमान पसंद नहीं है, उर्दू के शब्द मत इस्तेमाल करें, कयामत उर्दू का शब्द है। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल 1967 की फिल्म बहू बेगम का एक गाना प्ले करवाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनिए आप। अब ये जो है, चलिए अखिलेश जी का अपना अंदाज है, तो उन्होंने कहा कि अब लेकिन गाने के बोल अगर कोई पूछ ले तो फिर बोले कि नहीं अखिलेश जी? अब आगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन पाया। क्योंकि लेकिन एक मतलब योगी जी ने क्या कहा, ना कयामत आएगी ना बाबरी बनेगी। अखिलेश जी ने क्या गाना बजाया, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो। मतलब क्या अखिलेश जी कहना चाह रहे हैं, कयामत भी हो और मस्जिद भी बने। मतलब गाने के बोल से तो ऐसे ही लगता है। लेकिन फिर मामला गंभीर हुआ जब राम गोपाल यादव जी के पास माइक पहुंचा, चाचा जी, उनसे कहा साहब ऐसा कहा उन्होंने। पहले उन्होंने कहा छोड़ो यार, फिर दोबारा पूछा गया साहब उन्होंने ऐसा कहा। अरे कोई भी पागल कुछ भी कहेगा तो मुझसे पूछोगे आकर के? वो ईश्वर के यहाँ से, अच्छा वो इशू जब खत्म हो चुका है तो पागल है कोई आदमी जो इस तरह की बात कहता है? इज दैट इशू नाउ इन उत्तर प्रदेश? पर वो ये कह रहे हैं कि हमने वादा अरे कहने दो, तो तमाम पागल बातें करते रहते हो, सब हमसे पूछोगे तुम? यहां मामला गंभीर है, बात सीधी सीधी योगी आदित्यनाथ को कही गई है, पागल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या इसका जवाब आएगा? योगी जी को जानने वाले कहेंगे कि आएगा। त्रिपाठी जी नहीं, ये तो प्रिविलेज का मसला नहीं, ये तो एफआईआर और गिरफ्तारी का मसला है। आप भी मतलब कहां बिल्कुल ढील दे देते हैं एकदम। राज्य के मुख्यमंत्री को पागल कोई कह दे, आप जरा सोचिए इसको। एफआईआर किस पर होती है, गिरफ्तारी किस पर होती है? पागल किसी को कह देना, मेंटली अनस्टेबल कह देना, जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो कह देना, इसके अलावा और कौन सा मसला होगा एफआईआर का? तो क्या योगी जी पागल है, उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको नेता बना देंगे? नहीं, मुझे लगता है, देखिए ये गंभीर मसला है सर। इसके पहले भी यही राम गोपाल जी थे, अगर मुझे गलत नहीं, आप लोगों को ध्यान में होगा, ठीक करिएगा मुझे। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कुछ कहा था, आपको ध्यान आया होगा अभी, और तब भी ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा था। सवाल यह है कि ये मतलब
इतना लूज कैसे छोड़ सकते हैं भाई? हम राजनीति में जो ताकतवर है वो कुछ भी करे, वो कुछ भी बोल दे, मुझे लग रहा नहीं, मुझे लगा आप इस पर ओवर रिएक्ट कर रहे थे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि सीजीआई पर भी कुछ कोई बोल दे, ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। चीफ मिनिस्टर पर भी बोल दे, ओवर रिएक्ट। बयान बहुत खराब है, प्राइम मिनिस्टर बयान बहुत खराब है, लेकिन एफआईआर। अच्छा ये बताइए तो किस लिए होता है? क्या ये मामला जाए न्यायालय में ना, बताएं ना क्या है, माफी मांगे भाई। कार्टूनों पे एफआईआर हुई है हमारे यहाँ, कार्टून बनाने पे हुई है, बंगाल में हुई है, मेरे ख्याल से यूपी में भी हुई है, मुझे याद तो नहीं ठीक से। बंगाल में तो हो जाती है कार्टून, अगर कोई बना दे। नहीं, देश के कई हिस्सों में हुई है, देश के कई हिस्सों में होती है। आप इसको आप उसी श्रेणी में रखते हैं? नहीं, मैं उस श्रेणी में नहीं रखता, वो अलग चीज है। कार्टून पर एफआईआर बहुत कुछ ना हो तो नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना भी तीखा बोले नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसे कह देंगे, कोई बात है कोई कह रहा है और उस पर आप मतलब किसी को पागल कह देना। एक बार फिर सुना दीजिए जरा, जब मामला मुझे लगा नहीं था इतना बढ़ेगा, गंभीर हो गए त्रिपाठी। एक बार सुना दीजिए दोबारा राम गोपाल जी। वो ईश्वर के यहाँ से, अच्छा वो इशू जब खत्म हो चुका है तो पागल है कोई आदमी जो इस तरह की बात कहता है? इज दैट इशू नाउ इन उत्तर प्रदेश? पर वो ये कह रहे हैं कि हमने वादा अरे कहने दो, तो तमाम पागल बातें करते रहते हो, सब हमसे पूछोगे तुम? तमाम बोल दिया, आप बताएं सब। देखिए, दो तरह से समझिए। यदि अंबेडकर कहना इशू बन सकता है, तो राम गोपाल जी का ये कहना कि कोई पागल कहेगा इशू बन सकता है। लेकिन इसको यदि राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो एक सामान्य बोलचाल की भाषा में राम गोपाल जी कह के चले गए। दूसरी बात, राम गोपाल जी के सामने आज सबसे बड़ी विवशता और सबसे बड़ी चुनौती बाबा नहीं है, विवशता है कांग्रेस। कांग्रेस जिस तरीके से मुस्लिम एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, आने वाले चुनाव में उनको उससे फाइट करना है, उनको जोड़ के रखना है। राम गोपाल जी के पास अब एक नई समस्या ये आ गई कि अखिलेश जी हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर चलना चाहते हैं, यानी पीडीए का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हिंदू मुस्लिम, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि बाबरी वाले मामले पे मैं ऐसा कुछ बोलूं जिससे हिंदू कट जाए। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता क्या समझा? बीच का रास्ता उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में निपटाने का प्रयास किया। अच्छा, इस पर ये बात आगे बढ़ी है तो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा राम गोपाल जी ने, भाई जो मामला खत्म हो गया, यूपी में कहीं बनने वाली है क्या बाबरी मस्जिद? यूपी में नहीं बनने वाली, लेकिन वहां बन रही मुर्शिदाबाद में, बंगाल में। इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे पूरे मामले में, 20 साल केस चलाए तो ये कोर्ट केस लड़ते थे बाबरी मस्जिद के लिए। उनकी बात सुन लीजिए, ये भी मतलब है यही रहे जो उन्होंने कहा, राम गोपाल जी ने कहा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन ये और आगे बढ़ गए। इन्होंने किसी के मन में ही नहीं है बात बाबरी मस्जिद की। अब बाबरी मस्जिद जो है बनाने का कोई सवाल ही नहीं है, ना लोग उसके लिए इच्छुक हैं, ना उसके बनाने की कोई बात कर रहा है। और कलकत्ते में जो वहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, वो बाबरी मस्जिद के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। वहाँ के सांसद जो है, निकाले हुए सांसद विधायक हैं, उनको चाहिए कि बाबरी मस्जिद के नाम से राजनीति जो है वो जो है बंद करें। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो भूल चुका है। अब बात यहां से और आगे बढ़ गई। अब इन्होंने क्या कहा कि वो बंगाल का जो आदमी है वो राजनीति कर रहा है, वो है हुमायूं कबीर। उनको जवाब दिया बंगाल के बीजेपी के एक नेता अर्जुन सिंह ने, सांसद है ना सर मेरे ख्याल में, सांसद, और आजकल बीजेपी में है, आजकल बीजेपी में, आजकल 2 राउंड लगा चुके। ये तो धमकी पे आ गए, सीधे सीधे धमकी पे आ गए। इन्होंने कहा अगर तुम बाबरी के नाम की मस्जिद बनाओगे, पहले ये कहा मस्जिद बना सकते हो और कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन अगर बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाई जाएगी तो तोड़ी भी जाएगी। देखिए, मस्जिद तैयार भारत के संविधान में है, कोई भी आदमी मस्जिद तैयार कर सकता है, कोई मुसलमान। लेकिन बाबरी मस्जिद बना नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, ये निश्चित है। दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना के वो रख सके, चाहे वो हुमायूं कबीर हो और चाहे हुमायूं कबीर की खाला बोबू ममता की सरकार हो। ये तोड़ेंगे ही हम लोग तोड़ेंगे। इसी का खतरा था जब ये बाबरी मस्जिद बनने की बात शुरू हुई थी, खतरा यही था कि ये सब शुरू होगा। समीर जी, निश्चित रूप से एक बहुत मतलब एक तनाव का मामला है। इस मामले को लोग जिस तरीके से बंगाल में लगातार बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से हुमायूं, पहले अर्जुन सिंह जी की थोड़ी सेवा कर दीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। अब अर्जुन सिंह का क्या बोले सर, वो तो पहले मतलब टीएमसी में भी रहे, फिर बीजेपी में आ गए, फिर चले गए, फिर लौट कर आ गए।
और अभी तो ये कह रहे थे तो इनके वो बयान भी पुराने हुमायूं के तो भाई ही हैं बिल्कुल, और इनका तो अर्जुन सिंह के वो बयान भी दिखाना चाहिए कि भाई जब टीएमसी में थे तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जब नेता आते हैं तो बंबई से जो फ्लाइटें आती है कलकत्ता के अंदर, उसमें बाहर डांसर बहुत भर भर के आती है। तो ये क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? तो अर्जुन सिंह का बयान था, ऑफिशियल बयान इन्होंने सार्वजनिक दिया था। तो ये तो ऐसे नेता रहे कि जिस पार्टी में रहे उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे, तो इनकी बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से वहां पर बाबरी मस्जिद को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, जिस तरीके से हुमायूं कबीर कह रहे, ओवैसी अभी जिस तरीके से वहां जाने वाले बाबरी मस्जिद के इस पूजन, उन्होंने कहा कि मैं भी वहां दौरा करने वाला हूं, तो हम निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे बना के रखती है, क्योंकि वहां भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है। चुनाव पास में आ रहा है, हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज हो रही है, ईंट रख दी गई है, निर्माण हो रहा है। क्या ममता बनर्जी इसका को रोकेगी या ममता बनर्जी का इसको समर्थन रहेगा? क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? क्या कलकत्ता हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगी? देखने वाली बात होगी। करना होता तो कर दिया होता अब तक, अब तो नींव खुद रही है वहां पे। चुनाव आएंगे यह मामला तुल पकड़ते जाएगा और मुझे लगता है मीडिया में भी सुर्खियों बटोरेगा और नेताओं के बयानों में भी इसकी। रामगोपाल जी कितने ताकतवर हैं कि सीजीआई पर भी भद्दी टिप्पणी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और मुख्यमंत्री पर भी भद्दी टिप्पणी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। किसके बयान पर नहीं बिगाड़ पाएगी? भाई रामगोपाल जी ने सीजीआई को भी बहुत अभद्र कहा था, मैं बोल नहीं सकता हूं ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था, और अभी मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन इस देश में वो बहस चलती रहेगी कि जाति वाली बहस, ओबीसी और वो सब बहस। तीनों बयानों को आप देखिए, तीनों बयानों को, योगी जी का बयान भी देख लीजिए, रामगोपाल जी के बयान पर सर बोलेंगे, और अर्जुन सिंह का जो बयान है कि बाबरी बनेगी तो हम तोड़ेंगे। अच्छा, जब जिस दिन ऐसी कोई बात मुख्यमंत्री ने नहीं कही थी, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं बनेगी, मैं सोच रहा हूं कैसे नहीं बनेगी, कौन रोकेगा बनने से? वहां नींव खुद गई, ईंटें पहुंच गई, कोई कानून ऐसा है नहीं, अगर होता तो रोक दिया गया होता। कानून ऐसा कोई दिख नहीं रहा जो इसको रोके, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं क़यामत तक नहीं बनेगी। अर्जुन सिंह ने उसका तरीका बताया है कि हम ऐसे नहीं बनने देंगे, बनाओगे तो हम तोड़ेंगे। सर, तीनों बयान, चारों बयान केवल पॉलिटिकल बयान है, मैं इनको बहुत सेंसिटिव तरीके से नहीं लेता। पॉलिटिक्स में ऐसे ही बयान चलते रहते हैं, चुनाव तक चलेंगे, चुनाव हमेशा चलते हैं तो इसलिए चलते रहेंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल बयान है। वो बाबरी मस्जिद का जो इलाका है जहाँ पे बन रही है, वो मुख्यमंत्री जी के हल्के में आता है क्या? कैसे रोकेंगे? मतलब तो फिर रोकना चाहिए, लेकिन वो एक पॉलिटिकल बयान है। और वो जो कह रहे हैं, मतलब इस पर भी अब बहस हो जाएगी कि आप टीका टिप्पणी करें। वो कह रहे बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण, वो तो बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं है ना जो मुर्शिदाबाद में बना रहे हैं, वो तो राम मंदिर तोड़ के नहीं बनाई है ना। वो तो जो बना रहा है वो उसने अपनी बाबरी मस्जिद का नाम रखा। मैं नहीं समझता कि इसका नाम रखना चाहिए बाबरी मस्जिद, समझे। लेकिन वो कोई बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ के या जो राम जन्मभूमि पर बनी हुई थी मस्जिद, उसको तोड़ के तो बना नहीं रहे वो। तो आपका क्या परेशानी है इसमें? फिर जो आप कह रहे हैं कि रामगोपाल जी कह रहे हैं, ऐसे तो आप रोज राहुल गांधी को बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते। चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर और एलओपी में कोई फर्क है क्या? चीफ मिनिस्टर के सिर पे ताज लगा हुआ है क्या? वो भी पार्लियामेंट्री, मतलब वो है पॉलिटिकल लीडर है, इलेक्टेड लीडर है। राहुल गांधी भी है। बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ये सबको इतना सीरियसली लेके कि उन पर एफआईआर मोशन ले, अब वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दें, क्या नाम है, अर्जुन सिंह जी के खिलाफ। ये तो सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट में चलते रहते हैं रोज। नहीं, अर्जुन सिंह जी के बयान में तो इतना दम है, मसाला है कि उस पर एफआईआर हो रही है क्या? नहीं होगी एफआईआर, नहीं करेंगे क्योंकि वो सब लोग जानते हैं। चुनाव के बाद इसी गड्ढे पे देखे कोई मोटरसाइकिल से गिरेगा। अरे सर ऐसा ना करें। आगे जरा वो वंदे मातरम वाली खबर दे दीजिए, क्योंकि हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो वंदे मातरम को लेकर के नए नियम बने हैं। मोदी सरकार ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसमें कहा गया है कि सारे सरकारी प्रोग्राम्स में, स्कूलों में और दूसरे औपचारिक आयोजनों में जहां राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, यानी ऑफिशियल उसमें ये राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। जब जनगण मन बाद में पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। हर व्यक्ति का खड़ा होना इस पर मौजूद होगा। गृह मंत्रालय के ऑर्डर में साफ कहा गया है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन साथ में हो तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना पड़ेगा, जैसे राष्ट्रगान के वक्त होना पड़ता है। अच्छा, ये भी कहा गया है कि स्कूलों में दिन की शुरुआत इसी वंदे मातरम से होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, अभी तक वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाए जाते थे, लेकिन नए नियमों में पूरा वंदे मातरम यानी 6 के 6 पैरा गाने पड़ेंगे। इसकी ड्यूरेशन भी बताई गई 3 मिनट 10 सेकंड। अब यहां कैसे आई बात, इस पर होना ही था अभी बात। अभी 150 साल हुए हैं वंदे मातरम को, उसके जश्न भी, उसको सेलिब्रेट भी किया गया पार्लियामेंट के अंदर भी। और क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस ने केवल देश नहीं बांटा, उन्होंने वंदे मातरम भी बांट दिया था। क्यों वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाता, आप सब जानते हैं। उस सब इतनी बहस हो गई उस पर कि उसके बाद 2 पैरा के बाद कुछ जो स्टैंजा हैं उसमें
देवी की आराधना, देवी स्तुति, ऐसे शब्द हैं। तो मुसलमानों ने उस वक्त आज़ादी से पहले ऐतराज़ किया कि कांग्रेस के अधिवेशन में हम ये नहीं गाएंगे। तो उस वक्त ये कहा गया कि पहले 2 पैरा गा लो। ये भी बताया गया कि ये खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि पहले 2 ही गाए जाएं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर विवाद है तो। अब इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं, इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, इन्होंने भी ऐतराज किया। एक एनसीपी की सांसद है, उन्होंने भी ऐतराज किया। उच्चारित हो अलग चीज है, उच्चारित होने पे हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप अपने धर्म को मानते हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूं, और ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपने धर्म की पाबंदी के साथ अपने धर्म का पालन करूं, उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि साहब आप दरूद शरीफ पढ़ लो, क्यों पढ़ोगे आप दरूद शरीफ भाई, क्यों पढ़ोगे आप दरूद शरीफ? यही आप अपेक्षा मुझसे करिए। मैं अपने धर्म का पालन अपने हिसाब से करूंगा, संविधान ने इसकी इजाजत दी है। बंदे बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं गुलाम अली खटाना, उन्होंने इसका स्वागत किया। मुसलमान है वो कह रहे हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि देश पहले, देश जरूरी है। वंदे मातरम जैसे सॉन्ग ने लोगों में एक उत्साह, एक जज्बा पैदा किया देश की आज़ादी के लिए। उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना, इस्लाम तो यहां तक इजाजत देता है कि आप जिस देश में रहते हैं उसके हाकम की इज्जत करना। अब जमहूरियत तो ये कहती है आप हाकम को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें बीएनएस को हम एंजॉय करते हैं, और तब हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ भूल जाते हैं। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, स्कूलों में तो होगा ये, स्कूलों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिनेमा हॉल में गाना गाया नहीं जाना, वहां दिक्कत खत्म हो गई। मैं कह रहा हूं आप कोई प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम पार्लियामेंट में आप इमेजिन कीजिए क्या होगा। राष्ट्रपति का भाषण होता है, पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, उस वक्त मुस्लिम सांसद क्या करेंगे। मुझे याद आ रहे हैं संभल के पुराने सांसद जो थे, अब जो सांसद हैं उनके दादाजी शफीकुर रहमान बर्क, उनके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। वो तो राष्ट्र गान पे उठ के चल दिए थे, हुआ था ना सर, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में उठ के चल दिए थे, बड़ा विवाद हुआ था। अब जब वंदे मातरम गाया जाएगा और पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, तब क्या होगा, संसद में क्या होगा हमारी, समीर जी? बात सिर्फ संसद की नहीं है सौरभ जी, संसद में तो जो होगा दो चार सांसद विरोध करेंगे, लेकिन बाकी जगह कोई किसी प्रदेश के अंदर अगर हो रहा है, बंगाल में अंदर अगर सरकार का कोई कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पर बहुतायत ममता बनर्जी के नेता बैठे हुए, कार्यकर्ता बैठे हुए उस कार्यक्रम के अंदर, अगर वहाँ बचता है तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे इस बात को, क्या वो बजाएंगे वहाँ पर? तमाम जगह इस तरीके से विरोध होगा, लेकिन मुझे लगता है कि टीएमसी को उसका समर्थन करना चाहिए। भाई बंगाल के बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, आनंद मठ में शामिल हुआ, कांग्रेस को 1896 के जो अधिवेशन था उसके अंदर इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ने गाया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मुसलमान थे। ये विवाद तब शुरू हुआ जब 1906 में मुस्लिम लीग ने बनने के बाद कहा कि भाई इसको हम नहीं गा सकते, इस्लाम विरोधी है। तो उस समय कोई किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए कांग्रेस ने कदम पीछे वो रुख तो अभी भी कायम है ना मुस्लिम समाज का, लेकिन मेरा वही कहना है, वही लोग जो भी काम इस पर अड़िग है, जो मुस्लिम लीग की मानसिकता के लोग वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब जब भारत सरकार ने तय कर दिया है कि आपको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाना होगा, जब होम मिनिस्ट्री ने अधिसूचना जारी कर दी है, जब 150 साल उसके हो चुके हैं, तो उसमें गाने में क्या तकलीफ है? मुझे लगता है जितना सम्मान राष्ट्रगीत गान का है उतना राष्ट्रगीत का सम्मान आप कीजिए, उसमें क्या तकलीफ है किसी को करने के अंदर? विजय जी क्या अब इसका, मैं तो फॉलोआउट पूछ रहा हूं, इसका क्या होगा? फॉलोआउट मतलब एक पॉलिटिकल रिएक्शंस आते रहेंगे, जब सरकार ने फैसला कर लिया तो वो चली जाएगा, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो स्टैंजा चालू 6 किए गए, मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दूं, वंदे मातरम के अलावा जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसके 5 स्टैंजास हैं, उसके 5 स्टैंजा हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और 1911 में गाया गया। उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 4 स्टैंजास को ड्रॉप कर दिया, और मोर और लेस यही कारण थे जो वंदे मातरम के लिए किए गए। एक तो लंबा बहुत था, क्योंकि ये 3 मिनट 10 सेकंड का है, लगता है कि भाई राष्ट्रगीत के लिए अपमान ना हो, ये सब ना हो, तो इतना लंबा नहीं करे, वो हो गया। दूसरा कारण था जो लोगों की आपत्ति थी धार्मिक आधार पर या जो भी, वही जनगण मन में मोनोलिथिक है वो, ठीक है। तो क्या सरकार अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए कि वो राष्ट्रगान के भी 4 स्टैंजा इसमें शामिल कर लिए जाए। इस पर अरशद मदनी जी जमीयत उलमा इनके अध्यक्ष हैं, उनका रिएक्शन है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सभी सरकारी कार्यक्रमों में, स्कूल कॉलेजों आयोजनों में समस्त पंक्तियों को अनिवार्य करना
कि इन सरकार का न केवल एक पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला है, बल्कि ये संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का निंदनीय प्रयास है। अधिकार छीनने जा रहे हैं। मूल बात यही है कि ये भला कैसे हो गया। अभी तो हम मतलब मुश्किल से 1-1.5 मिनट हुआ होगा वो सुन रहे थे कि इस्लाम तो कहता है जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए सब कुछ करना चाहिए। हम जाने कितनी बार सुनते हैं कि देश के लिए मर मिटने, जब आप मर मिटने की बात है तो उस देश की संस्कृति, उस देश की जो चीजें हैं उसको कैसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जब कहते हैं कि भारत के साथ, तो भारत को अगर आप उस तरह से देख रहे हैं तो फिर ये भी मानिए कि वही संस्कृति है यहाँ की मूल। ये तो मानना पड़ेगा ना। किसी भी जगह पे, किसी भी हिस्से में आप जाते हैं, आप तुर्की में जाके थोड़ी ना कहेंगे कि भारत की जो संस्कृति, हिंदू जो संस्कृति उसको लागू करें, या कहीं भी ये कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। हाँ, आपको आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में आपको अपने जो भी आस्था है, पूजा है, उसकी स्वतंत्रता, लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर सवार खड़ा करना ये निश्चित तौर पर मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो पॉलिटिक्स हुई 1937 के बाद, उस पॉलिटिक्स लास्ट लाइन में लास्ट पैरा भी पढ़ देता हूं मैं अरशद मदनी जी का। याद रखिए, मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है, ये वो कह रहे हैं। नहीं, इसका मतलब कोई और तर्जुमा ये हुआ कि हम संविधान को भी नहीं मानते। हाँ। क्योंकि आप फिर इसका मतलब कहेंगे कि कल को इसमें शरीक कर लिया संविधान। एक खबर आज की और उसकी बात हम कर लें, इंपॉर्टेंट है देश के लिए। कई ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने आज भारत बंद की कॉल दी हुई है। इसका कुछ जगहों पर असर भी दिख रहा है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर असर पड़ा है। पिछले साल लागू हुए 4 लेबर कोड और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के खिलाफ यह बंद की कॉल दी गई है। इस हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाओं पर आंशिक असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े 9 में से 3 ट्रेड यूनियंस इस हड़ताल में शामिल हैं। बिजली कर्मचारियों के संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। किसान यूनियन भी इस ट्रेड यूनियन की हड़ताल में साथ में शामिल हो रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% निवेश, ये भी मामला है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का भी विरोध किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने इसका समर्थन किया, सुन लेते हैं। लेबर यूनियन भी स्ट्राइक में है, हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। सर, वैसे कुछ आपने खबरें देखी होंगी, कोई असर दिख रहा है इसका कोई बंद का? देखिए, असर तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो प्रियंका जी बोल रही, तो मुझे याद आता है यूपीए गवर्नमेंट का, जब मनमोहन सिंह सरकार सेज लेके आई थी। सेज के समय पर जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की बात की तो उन्होंने कहा कि आपको अपना लेबर एक्ट चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ लेबर एक्ट बहुत कठिन है और उस कठिनाई के चलते हम काम नहीं कर पाएंगे। सरकार को जो प्रपोजल आया था बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रपोजल थी। एक पीस वर्क का और दूसरा जो 3 शिफ्ट का टाइम है 8-24 का, उन्होंने कहा था 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट करना चाहिए। और उसके लिए केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह सरकार राजी हो गई थी। उस समय लेफ्ट की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया था। आज जो प्रियंका जी कह रही हैं, आज ही पार्लियामेंट में औद्योगिक कोड बिल भी आया हुआ है और उस औद्योगिक कोड बिल में ट्रेड यूनियन को भी महत्व दिया गया है, इंडस्ट्री को भी महत्व दिया गया है। देखिए, इस वक्त हमारे पड़ोस में एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन चल रहा है। बांग्लादेश में मतदान चल रहा है इस वक्त। कल सुबह तक नतीजे भी आ जाएंगे। सवाल यह है कि क्या चुनाव के बाद बांग्लादेश के अंदर जो सरकार बनेगी वो भारत के हित की बात करेगी? क्या वहां पर हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट कत्ल किए जा रहे हैं, वो बंद हो जाएगा? अब मोहम्मद यूनुस तो जाएंगे, क्योंकि ये तो अभी एक एडवाइजर थे, केयरटेकर पीएम थे, चले गए। अब ये तो इनके बाद अब जो चुन के आएगा वो कौन? 2 नाम है। सीधा सीधा मुकाबला खालिदा जिया की पार्टी, जो अब नहीं रही खालिदा जिया, उनकी पार्टी बीएनपी, उनके बेटे उसके प्रमुख बन गए तारिक रहमान, उनके बीच में, और जमाते इस्लामी जिसके प्रमुख हैं शफीकुर रहमान, 2 रहमान, इनके बीच में मुकाबला है। ये पहला ऐसा चुनाव है जब अवामी लीग, मतलब शेख हसीना जो भारत में शरण ली हुई हैं, उनकी पार्टी को बैन किया हुआ है चुनाव से। पार्टी बैन है, वोटर तो बैन नहीं है। तो इस बात ये भी बात चल रही है कि इनके जो करोड़ों वोटर हैं शेख हसीना के, वो किसका साथ देंगे? शेख हसीना ने वैसे बॉयकॉट का अपील किया हुआ है, लेकिन बॉयकॉट क्या 100% हो जाएगा? और जो बाकी लोग वोट करेंगे उनके समर्थक, वो किसको चुनेंगे? ऑप्शन 2 ही है वहां पे। और दूसरा ये भी था कि जो एक 2 और छोटी पार्टियां थी वो चली गई हैं जमाते इस्लामी के साथ। जो पार्टियां इस सो कॉल्ड आंदोलन से निकली जिसमें तख्ता पलट हुआ शेख हसीना का, उसमें से बहुत सी पार्टियां जो हैं वो जाकर के अब जमाते इस्लामी के साथ उन्होंने वो बना लिया, अलायंस बना लिया है।
पिछले चुनाव में 35% वोट शेयर के साथ शेख हसीना जीती थी, लेकिन छात्र आंदोलन की आड़ में वहां जो जिहादियों ने किया उसके बाद उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा था। अब चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन जो नई सरकार आएगी उसका रवैया कैसा होगा ये देखना होगा। तो दोनों मैं आपको बता देता हूं, एक बयान इसमें सुनाऊंगा आपको। पहले तारिक रहमान की बात। सारे ओपिनियन पोल्स ने कहा कि तारिक रहमान आगे चल रहे हैं, मतलब बीएनपी आगे चल रही है। हमारे लिए इन दोनों में से चुनाव हो तो बीएनपी बेहतर है। हालांकि ये कोई हम बहुत भारत की हिमायती नहीं रहे, लेकिन एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जिसको सरकार चलाने का अनुभव है और वो थोड़ा समझते भी हैं कि क्या कैसे रिश्ते रखने चाहिए, ये पहला ऑप्शन है। लेकिन इन्होंने कुछ बातें भारत के हित में की हैं, कुछ बातें खिलाफ भी की हैं। इन्होंने, तारिक रहमान ने, बीएनपी वालों ने, इन्होंने कहा कि हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, हम ये सुनिश्चित करेंगे। फिर लेकिन इन्होंने ये कहा कि बॉर्डर पर, इंडिया बॉर्डर पर लोगों को मारता है, बॉर्डर मतलब बीएसएफ का नाम लेके इन्होंने कहा, और पुश इन पॉलिसी पे चल रहा है इस वक्त भारत, मतलब बांग्लादेशी बताकर के लोगों को बांग्लादेश में धकेल दिया जाता है, हम ये बंद करवाएंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। दूसरी ओर जो नेगेटिव ही नेगेटिव है, जमाते इस्लामी जो पूरी तरीके से जिहादी तत्व हैं, उन्होंने जो अभी इंटरव्यू दिया अभी लास्ट कल ही, उसमें इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। इन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई माइनॉरिटी नहीं होता, सब बांग्लादेशी हैं। फिर पूछा साहब भारत में हिंदुओं को लेकर बड़ी चिंता है, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर। उन्होंने कहा कोई माइनॉरिटी नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं, सारे धर्म हमारे लिए बराबर हैं, और धर्म की बिना पर तो हम माइनॉरिटी मानते ही नहीं किसी को, सब हमारे लिए बांग्लादेशी हैं। फिर उनसे पूछा गया इंडिया के साथ कैसे रिश्ते रखेंगे अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री के सवाल पर तो ऐसे किया कि तो ऊपर वाला दिखेगा, और फिर भारत के साथ कैसे संबंध रखेंगे पर उन्होंने कहा कि भारत हमारा नियरेस्ट नेबर है, सबसे नजदीकी पड़ोसी है, तो ऑब्वियसली भारत के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। ये इनकी बात सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान। On that note, there is no second class citizen. Sir, all there of is us. no second class Yes, citizen. all of us. Sir, once the election commission said this is the historical We have election. no doubt India is my nearest neighbor. It will be our priority. Do you see yourself as a prime minister? Sorry, sir? You will be the prime minister? I don't know. It's one question, last question from my side. In India, there is a concern about minorities in Hindu. What's your message to the... I have no minority in my country. Hindu? No minority. We all are equal. Or Bangladesh? We are all first-class citizen in this country. We never endorse any minority or majority. Only upon the basis of belief. We never admit it. Dr. Rahman? तो इन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सिटीजन नहीं, सब फर्स्ट क्लास सिटीजन है। किसी ने पूछा कि भाई माइनॉरिटी तो सेकंड क्लास सिटीजन बन गए, उनका नो, एवरीबडी इज फर्स्ट क्लास एंड देयर इज नो माइनॉरिटी। इंडिया इज आवर नियरेस्ट नेबर, इंडिया इज अ प्रायोरिटी, प्राथमिकता है हमारी भारत। बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं। आबादी हिंदुओं की कहाँ पहुंच गई है? लास्ट सेंसस में शायद 10% के करीब थी, अब शायद 8% के करीब पहुंच गई है। 8%। और अभी पिछले दिनों में मेरे ख्याल से 2 दर्जन के करीब हत्याएं जो हैं पिछले 1 साल के अंदर हो चुकी हैं हिंदुओं की वहां पर। लेकिन आपको मालूम है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई? जमात वाले मंदिर जाना शुरू हो गए चुनाव से पहले। चुनाव से पहले इन लोगों ने मंदिर जाना शुरू हिंदू कर दिया। उम्मीदवार दिए, हिंदू कैंडिडेट उतारे जमात ने इस बार। 2-3 जगह हिंदू कैंडिडेट भी उतारे। तो और ये बात हमारे लिए तो तारिक रहमान का जीतना बेहतर होगा। निश्चित रूप से तारिक रहमान का जितना बेहतर होगा, लेकिन अभी ये पहला बांग्लादेश का चुनाव है जो जहां बैटल ऑफ बेगम्स नहीं है, मतलब दोनों बेगम जो चुनाव में आमने सामने रहती है, इस बार दोनों नहीं है। और इस बार सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अवामी लीग का जो वोटर है वो कहां जाने वाला है और हिंदू वोटर कहां जाने वाला है, ये 2 वोटर बड़े तय करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अवामी लीग का एक बड़ा वोटर जो है वो चुनाव से बायकॉट करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि भाई इसमें से कई वोटर जो वो बीएनपी को वोट करने वाले हैं। लेकिन दूसरे तरीका, बीएनपी ताकत जरूर नजर आ रही है, लेकिन जमात इस्लामी को मोहम्मद यूनुस का समर्थन प्राप्त है, वहां पर सेना का समर्थन प्राप्त है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार ऐसा वहां पर चुनाव में धांधली करेगी कि बीएनपी अपने दम पे सरकार न बना पाए, गठबंधन की सरकार बने, और ऐसे में जमात इस्लामी पावरफुल कंडीशन के अंदर आए और वह सरकार के अंदर शामिल हो। मैं एक सीआईए ऑफिसर का सर इंटरव्यू सुन रहा था अभी परसों का, उनका एक कहना यह था कि एक्चुअली ये लड़ाई जो है ये कोई बहुत फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है, बिकॉज इसमें पाकिस्तान आईएसआई का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। वो जमात के पीछे पूरी ताकत और पैसे के साथ लगी हुई है। तो क्या पाकिस्तान इस चुनाव को जमात के पक्ष में इन्फ्लुएंस करा सकता है? बहुत संभावना है, और इसकी संभावना मुझे कम ही लग रही है कि बीएनपी को कोई फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी मिल जाए इन चुनावों में, भले ही उसके साथ समर्थन हो।
दूसरी जो दो कंफ्यूजन है, हिंदू वोटर करीब 1 करोड़ है वहां पर, वो किसको वोट देंगे? क्या वो अवामी के साथ जाएंगे? क्योंकि ज्यादातर अभी तक शेख हसीना के साथ, अब वो जमात को तो नहीं देने वाले, कम से कम जमात को तो नहीं देने वाले, लेकिन क्या वो उनके साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे? और चुनाव में ये सब बात करना कि जो रहमान साहब जमात वाले कह रहे हैं कि हिंदू कोई माइनॉरिटी में नहीं है और हमारे यहाँ कोई माइनॉरिटी नहीं है, फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं, मंदिर में भी जाना, मंदिर में यहाँ पर भी जाते हैं बहुत सारे लोग चुनाव में, तो इसलिए चुनाव को वो मत देखे। और दूसरी बात, पाकिस्तान का जब संविधान बना और जो नवंबर 1947 का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिन्ना का जो भाषण है, उसमें तो उन्होंने कहा कि हम सेकुलर कंट्री बनाएंगे, ये सेकुलर कंट्री है। तो देख लिया आपने सेकुलर कंट्री कैसा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। हाँ, तो ये तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी अवामी लीग आए, ये भारत के लिए, आप इसको जरूरी नहीं मानते कि बीएनपी जीत जाएगी? नहीं सर, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अली रियाज वहां पर जो संविधान सभा के आयोग के अध्यक्ष है जो अभी बांग्लादेश के, वो अमेरिका में रहते हैं, उनका कल बहुत महत्वपूर्ण बयान आया। उन्होंने कहा है कि ये जो सांसद चुने जाएंगे सरकार नहीं बनाएंगे, ये संविधान सभा के सदस्य होंगे, क्योंकि इस समय रेफरेंडम भी चल रहा है, उनके लिए भी वोटिंग हो रही है। तो बोले अगर हाँ में मतदान ज्यादा आता है तो जो सांसद चुने जाएंगे ये संविधान सभा में कन्वर्ट हो जाएंगे, नया संविधान बांग्लादेश का बनेगा, उसके बाद फिर चुनाव होंगे। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उनका बयान आया, नहीं बोल दिया, नहीं बोला उन्होंने कि ये कोई जरूरी नहीं कि सरकारी बनेगी, ये हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस कंटिन्यू करे और सांसद संविधान सभा में कन्वर्ट हो जाए, वो नया संविधान बनाए, फिर नए चुनाव हो और फिर वो सरकार सत्ता में आए। इतना तो मैंने सुना था, वो जो रेफरेंडम हो रहा है उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, तो संविधान सभा में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की पावर्स कम कर दी गई। आज या 2 वोट डलेंगे, हर आदमी 2 वोट डालेगा के लिए भी। एक चुनाव में सरकार के लिए, दूसरा रेफरेंडम कि क्या प्राइम मिनिस्टर की पावर कम कर दी जाए, राष्ट्रपति की पावर बढ़ा दी जाए। और एक जैसे अमेरिका में लिमिट है ना कि राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं, ऐसे यहां भी लिमिट लगा दी गई है, शायद 3 बार की या 2 बार की लगा दी गई है, इससे ज्यादा एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन ये सारी खबर हम यहीं बांग्लादेश से कर रहे हैं, वाशिंगटन से नहीं कर रहे। समझा नहीं बात आपकी? बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी ये तो वाशिंगटन तय करेगा। आपको कुछ बोलना है इसमें? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि देखिए शफीकुर रहमान जो कह रहे हैं वो क्या शब्द होता है सर, लेटर एंड स्पीड, क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? यही बोलते हैं शायद, मेरी अंग्रेजी तो ठीक नहीं तो पक्का कर लेता हूँ। ये वही कह रहे हैं, एक भी माइनॉरिटी बचेगा नहीं अगर ये आ गए, तो सिर्फ फर्स्ट क्लास सिटीजन बचेगा। इसको आप बहुत स्पष्टता समझिए, भ्रम मत रखिए। उन्होंने कहा कोई सेकंड क्लास होगा ही नहीं। अभी तो आप शेख मुजीबुर रहमान तक को बर्दाश्त नहीं कर पाए भाई, पता नहीं कैसे, मतलब किस बेहयाई से वो बोल रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, बांग्ला संगीत को बर्दाश्त नहीं कर पाए, बांग्लादेश के इतिहास को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहां सब फर्स्ट क्लास सिटीजन होंगे। इसका सीधा सा मतलब होगा रेडिकल इस्लाम के अलावा किसी की कोई जगह नए बांग्लादेश में नहीं होगी अगर जमात जीत गई। चलिए सब उम्मीद करें कि जमात हारे और बीएनपी जीते, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन जाए। आगे बढ़े सर, कुछ आपको पाकिस्तान के बयान सुनाता हूं। एक कल से बहुत वायरल चल रहा है, उसका जिक्र सर ने कल कर दिया था, वो मैं बयान नहीं सुना पाया था कल, अभी सुना देता हूं आपको कि अभी सर ने कहा अमेरिका डिसाइड करेगा इस इलेक्शन को भी, शेख हसीना का जाना, मोहम्मद यूनुस का आना, ये भी, इसमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा हैंड था। हाँ। पाकिस्तान वाले तो खुल के कह रहे हैं कि अमेरिका का ही हाथ नहीं, उनके यहां तो पूरा अमेरिका का हाथ पैर सर सब होता है कुछ भी करने में। कल हमने आपको बयान दिखाया था, उनके जनरल ने कहा था हमारा तो आर्मी चीफ अमेरिका लगाता है। अब जो है उनके रक्षा मंत्री है, उन्होंने बयान दिया कि हमें तो टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंका अमेरिका ने, और फिर भी हम नहीं सीखे, हम अभी भी उन्हीं की चमचागिरी कर रहे हैं। अब ये सिटिंग रक्षा मंत्री है भाई, वो कह रहा है, तो किसको कह रहे हो आप? अच्छा एक बात नहीं, इनके समर्थन में कहूंगा, ख्वाजा आसिफ के, ये विदेशी दौरों पे नहीं जाते, या इनको ले जाता नहीं आसिफ मुनीर, जाते 3 ही लोग हैं, आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ और इनका विदेश मंत्री, ये नहीं जाते। तो शायद इनको यही चिड़े कि मुझे नहीं ले जाते, तो मैं तो ये खुल के कह रहे हैं कि जाओ तुम जाओ, बूटे चमकाओ जाके उनके, करोगे यही? बोल आते हैं ना पटाखे। सुनो एक मिनट, सुनते हैं एक मिनट सर। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है, वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए।
जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सुदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाके ढूंढें। वो अरबी में अब मैंने सुना ये बयान सर, मुझे लगा ये कोई अर्मीनिया की या अजरबैजान की पार्लियामेंट में बोल रहे थे क्या? यही लोग तो स्पॉन्सर ढूंढते फिर रहे हैं ट्रंप में। मैं सौरभ भाई कल ही तो बोला था कि उन्होंने जो तुलना की पाकिस्तान की, वो तुलना बड़ी मतलब कहना चाहिए कि बड़ी आश्चर्यजनक तुलना पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा टिश्यू पेपर भी हम नहीं है, टॉयलेट पेपर जैसी हालत है, यानी अमेरिका ने कर रखा है पाकिस्तान की। और उस पाकिस्तान को मैं कल भी बोला था कि उस पाकिस्तान को बराबरी पे रखने का प्रयास किया हमारे एलओपी ने। सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान भारत की तुलना नहीं हो सकती। पाकिस्तान खुद अपनी औकात जानता है। फिर इन्होंने जो जियाउल हक, मुशर्रफ और फिर आसिफ मुनीर आज की डेट में है, आप देखिए कि पाकिस्तान की, अभी आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे ना, बांग्लादेश में यदि बीएनपी की सरकार बनती है तो भारत और अमेरिका दोनों खुश होंगे, लेकिन जमात की सरकार बनाने में पाकिस्तान की भूमिका, तो सिर्फ ये खुश होंगे, पाकिस्तानी खुश होंगे, तो पाकिस्तानी खुश होंगे। अब इन्होंने ये कहा कि हम तो स्पॉन्सर ढूंढते हैं, स्पॉन्सर ने दिया क्या? अब नहीं कि टीवी पे बैठ के लोग पूछते हैं कि आप अभी, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेड डील की बात हुई तो मुझे एक बयान मिला, उन्होंने कहा भाई ट्रेड डील बूट पॉलिश तो आपने की थी, ट्रेड डील बेहतर इंडिया को क्यों मिली? चलो वो भी छोड़ो, ये बताओ अमेरिका ने तुम्हें दिया क्या आज तक? जो बात ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं उसी को बढ़ाते हुए आगे उन्हीं का आदमी पूछ रहा है, तुमने सब कुछ मान लिया अपना अमेरिका को, तो उसने दिया क्या ये बता दो। क्या इन्वेस्टमेंट आई है? नहीं। कितनी आई है? 0। क्या पाकिस्तान में कंपनियां यहां से जा नहीं रही हैं? जा रही हैं। क्या पाकिस्तान के अपने बिजनेसमैन यहां से जाके, आपको पता है कहां इन्वेस्टमेंट करें? मैक्सिको, मालदीव्स, नेपाल, वियतनाम, कंबोडिया। तो पाकिस्तान को क्या मतलब, मुझे बता देना फायदा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फेवर किया था, जो पाकिस्तान ने सब कुछ करके देख लिया, बूट पॉलिश करके सब कुछ देख लिया, एंड में जाके उन्होंने टैरिफ इंडिया को पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा दे दिया। सो इट वाज एन इकोनॉमिक वॉर ना, कि हु गेट्स द बेनिफिट। और आप बैठ के ये हमें बताते थे कि हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया, पाकिस्तान को उन्होंने कितने फायदे पहुंचाए हैं। क्लियर? पाकिस्तानी बोल रहा है कि आप, अभी तो इकोनॉमिक वॉर थी, आपने कहा हम जीत गए थोड़े महीनों के लिए, जब भारत पर 50% लगा तो वो 18 पे आ गया, आप 19 पे रह गए। हालत जानते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तानी बता रहे हैं 25 करोड़ आपकी आबादी है, 1 करोड़ आदमी के पास कह रहे हैं, ये खुद ही कह रहे हैं, खाने को नहीं है, खाने का एक टाइम का उसके पास कोई सरमाया नहीं है, और 2.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन अभी इस सरकार के अंदर वो जा चुके हैं। 2.5 करोड़ लोग, हमारे यहां 25 करोड़ लोग बीपीएल के ऊपर आए, वो कह रहे हैं हमारे 2.5 करोड़ लोग नीचे चले गए बीपीएल के। अभी 1 करोड़ लोग खाना नहीं खा सकते अगर उनकी कोई मदद नहीं करे। और इसके अलावा कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ रेट है, ये एक टाइम पर ये 4-5% पर पहुंच गए थे, अब ये 2.5-3% पे आ गई जीडीपी की, ये रिवर्स में चल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 15 दिन हो गए जंग से पहले। 1 करोड़ पाकिस्तानी है जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है। अच्छा, दे आर सर्वाइविंग फॉर फूड के लिए, वो ना उसके पास पैसे हैं ना उनके पास खाना है। अच्छा, वो तो कैद साली का शिकार है। कैद साल है 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग। और जो 2-2.5 साल में इन्फ्लेशन हुई है ना, उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2.5 करोड़ लोग जो है ना खतरे गुर्बत से नीचे आ गए, मजीद चले गए। जी जी, वो एक टाइम खाना खाते हैं। सही है। और ये जो 1 करोड़ में कह रहा हूँ, वो एक टाइम के लिए भी उनके पास खाने को नहीं है। त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे हालात से गुजरे हैं, हमारे यहाँ भी गरीबी जो थी अब अभी भी खत्म हो गई गरीबी, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों की हैंड होल्डिंग सरकार करती है और करनी पड़ रही है, लेकिन ऐसे हालात तो हमारे यहाँ बहुत पहले खत्म हो गए। नहीं, एक तो ऐसे हालात हमारे यहाँ पहले खत्म हो गए, दूसरा ये है कि हमारी कोई भी सरकार, उसका फोकस अपना देश था, यानी इसमें कोई मतलब इफ बट नहीं होना चाहिए
ठीक है, वो इस पर हम बहस कर सकते हैं कि किसके समय में कितने लोग गरीबी से ऊपर आए, किस सरकार की पॉलिसी क्या थी, कौन सोशलिज्म, कौन कैपिटलिज्म, कौन अपनी नई पॉलिसी, वो सब हो। लेकिन पहली सरकार से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर सरकार ये चाहती थी कि हमारे देश के हालात बेहतर हो। पाकिस्तान में क्या है, पहली सरकार, खैर सरकार भी क्या कहें, पहला जो भी आप कह लीजिए हुक्मरान, क्योंकि तानाशाह और सबको मिला के कहना पड़ेगा, पहले हुक्मरान से लेकर आज तक उनका एक ही फोकस है, कितने आतंकवादी पैदा कर दो, कितने लोगों को लड़ने के लिए भेज दो, कितने लोगों को बम से उड़वा दो, कहां कहां के हम ठेकेदारी पे, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि पेटी कॉन्ट्रैक्टरशिप लेके जाके गोली मरवा दो। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। तो उनकी जो गुर्बत है उसमें जो उनके दिमाग में कहीं, और जिसको बार बार हम लोग कहते हैं द के फैक्टर, वो बहुत हावी रहता है। और दूसरा, उनको लगता है कि हम जिस नाम पर अलग हुए, यानी इस्लाम के नाम पर, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, और वही उनको दूसरी तरफ ले। उसकी बात भी आगे खुद ही पोल खोलेंगे अपनी। अभी आप जरा सोचेगा, सरकार जो होती है, मतलब मैं हैरान हूं कि चलो शहबाज शरीफ कितने इंटेलिजेंट आदमी होगा मुझे नहीं पता, भाई आसपास आदमी लोग रखते हैं, पॉलिसी बनाने वाले लोग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, इनके यहाँ भी ब्यूरोक्रेसी। अब जैसे सौरभ जी ये मतलब पूरा विजुअल खुल जाए, ऐसा दृश्य तो अब हमारे किसी इलाके में नहीं दिखता है। इसमें मतलब क्या दिख रहा है आपको? इनके यहाँ सड़कें नहीं है, सड़क है तो आपको डामर वाली रोड नहीं दिखेगी। आप जो हम लोग बात कर रहे थे बलूचिस्तान की, हम बात कर रहे थे ना, टैंक वहां घूम रहा है, कुछ ही नहीं है इनके मेन इलाकों में नहीं है। और अभी तो वो आया ना, वो लाहौर का बसंत पंचमी पे पतंगे उड़ रही थी, तो है तो मूल रूप से तो हिंदू ही इलाका है, तो वो बसंत पंचमी हिंदू वाला जो पद्धति है, फतवे जारी हो गए। और क्या हुआ, पूरा इलाका दिख रहा है कि जैसे बहुत कोई पुराना एकदम लाहौर का यह हाल है। तो पाकिस्तान कुल मिला के गुर्बत और जाहिलियत में डूबा हुआ मुल्क है, बस आतंकवादी पैदा करता है, धमाका करता है, उड़ जाता है, इससे आगे उसकी कहानी नहीं। अच्छा, आपने बाकी जाहिलियत वाली बात में बता देता हूं एक बार। मैं कह रहा था सरकार कैसे चलाते हैं यहाँ पे लोग। हमारे यहाँ को मालूम है सोलर पॉलिसी बनी कि घरों पे लोग सोलर पैनल लगाएं और उससे बिजली वो पैदा करें, जितनी आप यूज करोगे उसमें से आपकी माइनस हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा होगी वो आप बेच सकते हो सरकार को। सेम कॉपी पॉलिसी पाकिस्तान वाले इन्होंने अपनी सरकार के लिए 2 साल पहले लेकर के आए कि आप सोलर लगाइए और जो उसके बाद आप बिजली आपकी बचेगी तो वो हम आपसे खरीदेंगे। आपके लिए बिजली का यूनिट की दाम है 50 रुपया, और 50 रुपए पे ही सरकार आपसे खरीद भी लेगी आप जो बिजली जनरेट करोगे सोलर से। अब इनके यहाँ एक्सपोर्ट गिर गए, इतनी अच्छी डील मिली ट्रम्प से, तब भी एक्सपोर्ट डाउन हो गए। अब एक्सपोर्ट क्यों गिरे? क्योंकि कॉस्ट बहुत हाई है। कॉस्ट का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? बिजली। कि इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बिजली बहुत महंगी है, तो हमारे इनके एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई। तो साहब ये हुआ कि भाई बिजली तो सस्ती देनी पड़ेगी। किनको? सेठों को। किनको? फैक्ट्री मालिकों को। इनको सस्ती बिजली देनी है। तो कहां से देंगे सस्ती बिजली? ये जो आम लोग हैं ये देंगे, कोई सरकार देगी? तो जो अपनी बनाई पॉलिसी रिवर्स करी कि यार नहीं, आपका यूनिट 50 रुपए में नहीं, हम 10 रुपए में खरीदेंगे, और 200 से लेके 650 रुपए एक्स्ट्रा हर आम आदमी के घर का बिल बढ़ा दिया बिजली का, कि ये पैसा आपका हम फैक्ट्री ओनर्स को देंगे ताकि उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो सके। ये पाकिस्तान ने किया। हमारे मुल्क में माशाल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, हमारे गरीब सनतकारों को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए, आपको पता है कि घरों से चंदा जमा किया जाएगा, ये पता लग गया है ना? हाँ, उसका भी बोझ है। 200 रुपए से 675 रुपए महीना हर घर जो बिजली इस्तेमाल करता है, इंडस्ट्री के लिए वो देगा, ताकि बेचारे सनतकार को, गरीब सनतकार को 4 रुपए यूनिट सस्ता मिले। अल्लाह भला करे। समझ गए बात? तो ये सनती इनकलाब होता है, घरों से चंदा जमा करके सनती इनकलाब। यानी आप टैक्स भी पे करो और संतों के लिए भी आप पैसे, बिजली भी पूरी अदा करो ऊपर सोलर लगवा के, और उसके बाद सेठ को, सनतकार को उसकी इंडस्ट्री चलाने के लिए तुम चंदा भी दो। और ये चंदा वो मजदूर भी देगा जो दिहाड़ी लगाता है। ये चंदा मस्जिदें भी देगी, या आम दफ्तर भी देगा, हर बंदा देगा। एक ब्रेक। ये आपके साथ हो रहा है। अब सर ये कैसी इकोनॉमिक्स है? मतलब फैक्ट्री ओनर की बिजली सस्ती करने के लिए आम आदमी सब्सिडी देगा? वो कह रहे हैं, एक तो सर ये बार बार हम लोग भारत और पाकिस्तान के रेफरेंस में मुकाबला मत किया कीजिए। कोई मतलब इसका कोई रेफरेंस नहीं है ना, ये कि हम कहें कि नहीं यहाँ पर ऐसा हो रहा है, सोलर बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही। उनको बेचारों को रोज फिर वो ये याद करते हैं यहाँ के हाल देख के, फिर वो चैनल पर उससे वो नाराज होते हैं कि कैसी सरकार चल रही है। देखिए, सरकार
ऐसी मुश्किल में फंसी हुई है वहाँ पर कि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लगातार जो तमाम तरह की परेशानी हो रही है। उनके पास एक लॉजिक हो सकता है कि भाई कारोबारियों को देंगे तो महंगाई कम होगी, क्योंकि कारोबारी का प्रोडक्शन जो महंगा होता है, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वो सारी बात चल रही है। लेकिन वहाँ आम जो आदमी है, आवाम जो है, वो बहुत मुश्किल में है, बहुत गुर्बत में है। गरीबी वहाँ पे बढ़ रही है, बीपीएल बढ़ रहा है और जीना ही मुश्किल हो गया। और एक तो माहौल जिस तरह का बनता जा रहा है वहाँ पर, आतंक को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर और तमाम तरीकों की चीज़ों को लेकर, तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में गुजर रहा है। और अब उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। जो आप बात करते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान को लेकर, वो रक्षा मंत्री जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, हाँ। और मुझे उस पर और हैरानी हुई, जो हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि जिस बात पे शेम होना चाहिए, वहाँ पे वो टेबल तालियां बज रही थी। पाकिस्तान में अभी आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में बहुत हमला हुआ, माफ कीजिएगा, फिर अभी इनके यहाँ शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, शिया मारे गए। तो इसके बाद इनके काफ़ी हंगामा मचा पार्लियामेंट के अंदर। इनके एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं, उन्होंने एक बयान भी दे दिया कि ये पाकिस्तान की फ़ौज तो 4 ज़िलों की फ़ौज है। तो इनके रक्षा मंत्री को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब देना शुरू किया। इतने लोग मरे, पिछले 4 साल के आंकड़े दे रहे थे, इतने लोग मरे पीओके के सेना में, इतने लोग बलोची मरे, इतने लोग पंजाबी मरे, जैसे आंकड़ा की। और बड़ी वो ये साबित करना चाह रहे थे कि हमारी फौज में हर राज्य का आदमी है। लेकिन बताया क्या अंत में उन्होंने कि 4000 से ज्यादा सैनिक और अफसर मारे गए हमारे 4 साल में, बता के वो ये गए। फिर मैं हैरान रह गया एक बात उनका स्टेटमेंट सुन के। हमारे यहाँ पर कई शहरों में, कई राज्यों में वक्त वक्त पर पाकिस्तान की वजह से हालात खराब रहे इंसर्जेंसी के। पंजाब में रहे हैं, कश्मीर में रहे हैं, तो बहुत बुरा दौर था, हम उससे बाहर निकल आए और ये सब पाकिस्तान की शह पे हुआ था। इनके यहाँ बलूचिस्तान में वही हो रहा है। तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, कभी खुद भी गिरोगे, तो खुद गिरे उसके अंदर। अब ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई रक्षा मंत्री खड़े होकर कहे कि बलूचिस्तान में बलोच पंजाबियों के आई कार्ड चेक कर करके उनको बसों से उतार के मारते हैं। कभी बलूचिस्तान के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? कोई मंत्री ये बात कह सकता है? ये बात कह के आप क्या कह रहे हो? आपने वो पूरा सूबा अलग कर दिया। उन्होंने कहा मैं पंजाबी हूं, मैं पंजाबी हूं, लेकिन हमने कभी इसको इस नजर से नहीं देखा, तो खुद को बना लिया पंजाबी। रक्षा मंत्री ने बलोचों को कहा कि तुम पंजाबी मरते हैं तो बोलते नहीं हो, उसको एक झटके में अलग कर दिया। क्या ऐसे आप एक देश को जोड़ के रख सकते हैं? आप उनकी बात सुनिए। हम बोलते नहीं है। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये अदादो शमार जो है शहादत है। आपने कभी आवाज सुनी है जब मजदूर जो है या ट्रेनें खड़े करके या जायरीन जो है पंजाबी जो है, जब उनको कत्लेआम उसका किया जाता है? मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता। सुबाहियत कोई देश का मंत्री, रक्षा मंत्री है, मतलब कोई वादा फर्क नहीं होता, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, आप समझिए वही सरकार बोल रही है। कोई सरकार खुद को पंजाबी कहे और कहे कि बलोची नहीं बोलते जब पंजाबी मारे जाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारा देश टूट क्यों रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उनकी समस्या को हम मतलब कुछ दूसरी तरह से देख रहे हैं। बलूचिस्तान उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व, और वो जो बार बार एक बात कहते हैं कि हम तो कभी उस तरह से पाकिस्तान के कब्जे में रहे ही नहीं, मतलब इसके मूल पे जब जाते हैं, पंजाबी जिस तरह से बलूचों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके घर की बहन बेटियों के ऊपर जिस तरह से करते हैं, वो सबसे बड़ा संकट है उनका। वो कह रहे हैं कि हमारी पहचान नहीं, हमारी आइडेंटिटी नहीं, आप उस पर हमला करते हैं। और पाकिस्तान की जो सरकारें रही, जो हुक्मरान रहे, वो ये सोचते रहे कि हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि हाँ, मतलब एक तरह से कहें ना कि उसको एक क्या कहते हैं कि खजाने की तरह इस्तेमाल करेंगे उस जमीन को, और उसको हम। मुझे हैरानी इस बात की है कि एक सरकार ने खुद को पंजाबी बता दिया। सारा झगड़ा तो यही है ना सर, मूल झगड़ा यही है। ये पहचान का ही संकट है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। और पंजाबियों को लगता है कि वो चूंकि सब कुछ करेंगे, और बलोचों को लगता है कि हमारी, अच्छा, उनका जो जुड़ाव है वो भारतीय संस्कृति उसके साथ जुड़ता है।
अभी कितने समय हुआ भूल गया मैं, वो वहां का एक जो मैन्युस्क्रिप्ट निकला है वो भारत की देवनागरी लिपि से के साथ जाकर जुड़ता है, वहां की जो देवी है, जो संस्कृति है, वो उनके साथ जाकर जुड़ती है। इनको असली संकट ये लगता है कि वो पहचान उनके साथ क्यों जोड़ रही है। मैं आपसे कह रहा था, अभी आपने पहचान का संकट बोला, हाँ सब कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। ये कह रहा था कि भाई पाकिस्तान के मंत्री सदन के अंदर ये बात को बोल रहे हैं, जबकि 40% हिस्सा है पूरे पाकिस्तान का, बलूचिस्तान इतना जनसंख्या बड़ी कम है, 1.5 करोड़ की जनसंख्या है, सबसे बड़ा 40% का हिस्सा है। आप इतने बड़े क्षेत्र को आप इस तरीके से सोतेला व्यवहार कर रहे हो। आप ये कहना चाहते हो, बिल्कुल भले ही पॉपुलेशन उनकी 1.5 करोड़ की होगी, लेकिन 44% हिस्सा कवर करता है। मतलब ये कहना चाहते हो कि 44% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं रह रहा है। और जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने वाला है। यह 44% हिस्सा जो है ये पाकिस्तान से टूटने की कगार पर है। अब लेकिन अभी आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हुई, सर ने कहा, तो अगला बयान ही वो था जो मैं आपको सुनाने वाला था। इनके एक जर्नलिस्ट ने कहा, अरे हम पाकिस्तानियों को दिन में 3 बार मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो आपने उसको शायद लिटरल सेंस में ले लिया, मिर्गी के दौरे। तो कैसे मिर्गी के दौरे होते हैं? ये पहले मिर्गी के दौरे में हम बन जाते हैं गजनवी, दूसरे मिर्गी के दौरे में हम बन जाते हैं कभी अफगान, और फिर कभी हम बन जाते हैं अरब। हमें मालूम ही नहीं हम कौन है। मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हम अरब हैं, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती 2 ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। नो क्लू। इस तरीके से पठानों ने मारा है हमें आके। सुना आपने एंड में क्या बोला? 2 बातें लास्ट की, कि 2 ड्रिंक पी के हमें पता लगता है हम पंजाबी हैं। वो हमें शराब पीने के बाद एहसास होता है यार यहीं के हैं, कहां। दिन में सुबह उठते तो लगता है अरब हैं, फिर लगता नहीं अरे हमारे मिसाइल का नाम गौरी गजनवी है, तो हम वो हैं, हम उसके वारिस हैं। असलियत पीने के बाद पता चलती है, और फिर याद भी आता है पीने के बाद, ये अफगानों ने तो हमको बहुत मारा हुआ है, पठानों ने तो हमको बहुत मारा हुआ है, और मिसाइल के नाम मैंने इन्हीं के ऊपर रख दिए। आपको याद हो कुछ दिनों पहले वो हामिद मीर से एक प्रोग्राम में ये चर्चा हो रही थी कि भी सारा झगड़ा तो हम कर रहे हैं अफगानियों के साथ, तालिबान के साथ, और नाम उनके लोगों के मिसाइल पर रखे हुए हैं, गजनवी को और इस सब को लेकर। तो वो झगड़ा वहाँ पर है, और पहचान का झगड़ा वाकई वहाँ पर है। लेकिन मैं पहचान के झगड़े से ज़्यादा इतर बात बताता हूँ कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि वो सरकार पंजाब को ही समझती है पाकिस्तान, इसलिए पूरे पाकिस्तान में, वो सिंध के इलाके में भी ये बार बार चर्चा होती है कि वो बलूचिस्तान तो आज बहुत ऐसे क्राइसिस में पहुंच गया कि अब वो कुछ भी बन जाए, बलोच भी बन जाए, तब भी वो वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सिंध के लोग भी पाकिस्तान की सरकार से इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें उस तरह का मौका या हिस्सा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और पंजाब का ही एक तरह से कब्जा वहाँ पर रहता है। तो वो एक और लड़ाई है कि पहचान। अरब की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अरब को इस्लाम में सबसे रिच एक तरीके से देखा, ओरिजिन है, हाँ, तो वो इसीलिए वो उसको वहाँ से देखते हैं, और फिर तालिबान पहुँच जाते हैं तो वहाँ से अब पता नहीं वो वाली गजनवी वाली मिसाइल लेकर आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब वहां पर जो है, जैसे पठानों की बात की, तो एक पठान जो है इमरान खान, वो भी बहुत मार रहा है इनको, वो जेल में बैठा बैठा मार रहा है। और मैं इनको सुनता हूं, इनके लोगों को कहते हैं यार किसी नेता की ताकत इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि वो जेल में बंद है और तुम उसको किसी से मिलने भी नहीं देते, उसका कोई मैसेज जेल के बाहर नहीं आने देते, तब भी पूरा देश जो है उसका नैरेटिव वो चला रहा है। सारी सरकार परेशान इस बात से है कि इमरान खान कुछ ऐसा ना कह दे, और उसको हम हमने उसको मिलने भेजा और वो कोई ऐसी बात ना कह दे कि बाहर हंगामा हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट चले गए इमरान खान की पार्टी के लोग, कि हमको मिलने नहीं दे रहे। पीछे इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो ये चोरी छुप के रात में इनको अस्पताल लेकर के आए थे, आंख की एक सर्जरी हुई, फिर वापस ले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके कहा कि ठीक है, एक वकील को कहा आप अमिकस क्यूरे बनेंगे, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और आप जाएंगे और 3 घंटे आप वहां रहेंगे इमरान खान के साथ। वो 3 घंटे, और कहा आप हर जगह जाएंगे, इमरान खान का पूरा सेल देखेंगे। ऐसा नहीं वो मुलाकातें जो होती है मुलाकात चैम्बर में, वैसे नहीं, जहां इमरान खान को रखा गया है आप वहां जाइए, वहां जाके देखिए उसका रहन सहन ठीक है कि नहीं है, उसको खाने को क्या मिलता है, उसको दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसका पलन ठीक है कि नहीं, एवरीथिंग, हर चीज नोट कीजिए और फिर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कीजिए। वो रिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन उसमें निकला क्या ये नहीं बताया गया अभी तक कि इमरान खान किस कंडीशन में है। ये पाकिस्तान के कोर्ट में पहुंच गई रिपोर्ट, लेकिन बताया नहीं गया। अब वहां बहुत लंबे टाइम से ये बात चल रही है कि इमरान खान को किसी तरह जेल से बाहर निकालना चाहती है सरकार, और उसको ये कहा जा रहा है कि भाई तू जेल से बाहर आ जा, हम तेरे को जेल से बाहर निकालेंगे, तू अपने घर में रहेगा और यू विल नॉट इंसिस्ट कि मैं पॉलिटिक्स करूंगा, आराम से अपने घर में रह, जेल से बाहर निकाल देंगे और जो चल रहा है यहां सरकार में वो चलने दे।
या बहुत ज्यादा अगर होगा तो तुम्हें तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कोई कमजोर आदमी जिसको तुम चाहो उसको हम प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे। ऐसा वहां लोग रिपोर्ट करते हैं कि आसिम मुनीर ने ऑफर भिजवाए हैं, और उसका जवाब क्या दिया है इमरान खान ने, आप सुनिए। आसिम मुनीर साहब का चाका खुल गया है। वो ये कहते हैं कि अगर ये काम मैंने नवाज शरीफ के साथ कर लिया है तो पीटीआई के साथ क्यों नहीं। तो इमरान खान साहब भी मान जाएं और इसी तरह से खुद वजीर आजम बनने की जो बात है उसको छोड़ के या मुल्क से बाहर चले जाएं, या मुल्क में भी अगर रहना है तो किसी अर्दली को वजीर आजम बनने दें जो मेरा खिदमतगुजार हो, मतलब आसिम मुनीर साहब का। खुद नुक्कर में लग के बैठ जाएं, मेरी पॉलिसीज ही चलें और पीटीआई आ जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। ये वो सोल्यूशन है जो अंदर खाते बहुत सारे पीटीआई के लोगों को फराहम किया जाता है, बताया जाता है कि इस पर बात हो सकती है। इमरान खान ऐसी हुकूमत नहीं लेना चाहते, वो अपने नजरिए के साथ, वकार के साथ हुकूमत लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं, वरना वो कहते हैं मैं जेल में अच्छा हूं, मैंने इस चीज का सौदा नहीं करना। लेकिन ये इस आदमी के बारे में गजब बात है सर, इसने पूरा पाकिस्तान हिला रखा है जेल में बैठे बैठे, और वो बाहर आने के लिए भी वो कह रहा है मैं नहीं करूंगा नेगोशिएट तुमसे, रखो ना, मुझे जेल में रहने में प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ही तो एक खबर चलाई थी कि पतंग उड़ाने से मना किए थे, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान की फोटो छाप के पतंग उड़ा दें। हाँ। तो ये तो इस समय पर इमरान जो है वो आसिफ मुनीर के लिए उगिलत बने ना लीलत केरी वाली स्थिति में पहुंच गए हैं, ना उगल सकते ना निगल सकते। अब वो कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता है, इमरान खान को पता है कि इस समय लोहा गर्म है, यदि हम समझौता कर लेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। इमरान खान खत्म हो जाएगा, वही हम बोल इतना बड़ा ये एनिग्मा बन गया ना। हाँ, एक औरा जिसको हम कहते हैं, एक औरा तैयार हो चुका है पाकिस्तान में इमरान खान का, और लोगों के मन में उसको लेकर एक उम्मीद जागी है। और इमरान खान को पता है कि समझौता होते ही आसिफ मुनीर एक ताकतवर बन जाएगा और हमारी पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो समझौता करने की स्थिति में नहीं जा रहे, और आसिफ मुनीर उनको लालच दे रहे हैं कि आप बाहर आइए, जिंदगी आपको हम दे रहे हैं और आप करिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान किसी तरह का समझौता करने की स्थिति एक में। बयान अगर आ जाए तो मैं भी दिखाता हूं, इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अमेरिका से भी लोग आए इमरान खान को समझाने के लिए, उनकी खास मुलाकातें कराई गई, जाओ समझाओ इमरान खान को कि मान जाए, कॉम्प्रोमाइज कर ले, बाहर निकाल देंगे इसको, अपने घर में रहे, पॉलिटिक्स छोड़ दे। बस नहीं माना इमरान खान। अब ये चल रहा है वहां पर कि हेल्थ ग्राउंड बना देंगे कि भाई आंख का ऑपरेशन है, तबीयत खराब हो रही है। अब ये जो भेजा गया ना सुप्रीम कोर्ट से वकील को, लोग कह रहे हैं ये भी एक ग्राउंड बनाने की तैयारी है, ताकि निकाला हेल्थ ग्राउंड भी, इसको बाहर निकालो किसी तरह। लेकिन नजरबंद ही तो रखेंगे। हाँ, नहीं, बाहर निकाल के भी नजरबंद रखेंगे। क्या है, वो जेल में बंद है तो उसकी पार्टी आंदोलित है। हाँ। मेरा नेता जेल में बंद है। हाँ। अकेला है, उसको वो और घर में कैद कर देंगे उसको, घर में कैद कर देंगे तो टेम्परेचर नीचे हो जाएगा। हाँ। तो लेकिन उसके लिए भी इमरान खान तैयार नहीं हो रहा। अब अभी आपको मैं क्रिकेट वाली बात बता दूं, ये क्रिकेट का मैच पाकिस्तान भारत से खेल रहा है, इसको लेकर बहुत मजेदार रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान से। एक इनके और सीनियर जर्नलिस्ट से पूछ लिया गया, साहब पाकिस्तान ने पहले कहा था कि हम नहीं खेलेंगे भारत से मैच, फिर हाँ कर दिए, फिर आपको इस पर क्या कहना है? तो उन्होंने ये कहा कि आज के बाद दुनिया तुम्हारे किसी बयान को सीरियसली नहीं लेगा। अब जंग भी हो जाए ना भारत के साथ, तुम कहते रहना न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर है, लोग कहेंगे अरे छोड़ यार, इसके कहने का कोई मतलब नहीं। सुनिए आप। सर, पाकिस्तान ने क्रिकेट वाला फैसला वापस ले लिया, हाँ जी। इस पे क्या कहते हैं? इस पर क्या कहना है? शर्मिंदगी है मेरी। अपने आम व्यूअर्स को मैं मशवरा देना चाहूंगा कि वो धमकी कभी नहीं देनी चाहिए जिस पर आप अमल दरामद ना कर सके। जब किसी को थ्रेटन कर रहे हो ना, तो आप इसके लिए तैयार रहें कि वही कुछ करना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी को उधार देते वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि इसने पैसे वापस नहीं भी करने। जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए, सबसे अच्छा वो कह रहे हैं अब अगर मुक्का मारने का बंद करे तो अपने ही मुंह पे मारना। अब तुमको दुनिया सीरियसली नहीं लेने वाली। बड़ी मासूमियत के साथ वो कह रहे हैं कि अब दुनिया आपको सीरियसली लेगी। इसके पहले कहाँ सीरियसली पाकिस्तान को लिया जाता था? क्या ये एक घटना है जिसके बाद पाकिस्तान को सीरियसली दुनिया लेगी? तमाम तरह के प्रोपेगेंडा, झूठे स्टेटमेंट पाकिस्तान सरकार देती रहती है, सेना प्रमुख देते रहते हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। और जब पाकिस्तान ने कहा था कि भारत के साथ 15 फरवरी को जो कोलंबो में मैच होने वाला है वो हम नहीं खेलेंगे, तभी दुनिया में एक हंसी उड़ रही थी कि भाई पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतना अपना आर्थिक नुकसान करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अपने संबंध खराब करे, और जो उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए
वह भी अपने उससे मुकर जाए, तो मुझे लग रहा है तय था कि वो भारत के साथ खेलेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैच खेल के जरूर मैं हारूंगा, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो कम से कम मुझे अपने दाल रोटी और अपने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को चलाने के काम में आएगा। पाकिस्तान भविष्य में अब किसी भी तरह की गिदड़ भपकी देने की स्थिति में नहीं रहा, ये अब तय हो गया है और 15 तारीख को उसने हार की तैयारी कर ली है। यू टर्न में मुझे लगता है ट्रंप पाकिस्तान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से वो रोज कुछ बयान देते हैं और उसके के साथ करता है सर। देखिए, हम कहते हैं स्ट्रेटेजी के साथ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बयान हल्का तो होता जा रहा है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ हो, ये जो आप जिसे कहते हैं ना पैसे वापस वाला, एक लाइन ही पैसे वापस वाली है। कौन सी? कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद है आपने मुंह पे मारो। भाई जब आपको लड़ाई के समय नहीं याद आया तो क्या करोगे, अपने मुंह पे मार लो। तो मुझे लगता है इसलिए भी इन लोगों की बात सुन लेनी चाहिए। अभी ट्रंप की बात बता देता हूं आपको, ट्रंप क्या करेंगे ईरान को लेके ये दुनिया नहीं समझ पा रही। अब नेतन्याहू इनसे मिलने के लिए गए अमेरिका। नेतन्याहू क्यों गए? क्योंकि ये जो मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ, उसमें इजराइल लूप में नहीं है। वो अमेरिका, वो ट्रंप का दोस्त, ट्रंप का दामाद, हर जगह वही दो लोग जाते हैं बात करने। वो ईरान के साथ बात कर रहे हैं। हाँ, अब इजराइल परेशान, भाई बात क्या कर रहे हो, हमला करो। तो नेतन्याहू गए यहाँ याद दिलाने के लिए, भाई हमला करना है आपने, आप क्या बातचीत कर रहे हो इनसे। तो ट्रंप का रिएक्शन देखो आप, देखिए जरा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जो लिखा ना, ये ट्रंप ही कर सकते हैं सर। ट्रंप ने कहा कि मेरी अभी नेतन्याहू के साथ मीटिंग और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग खत्म हुई है और बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था, मैंने बस इनसे यही बताया कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। और फिर आगे लिखते हैं, इफ आई कैन आई लेट द प्राइम मिनिस्टर नो दैट विल बी अ प्रेफरेंस, इफ इट कैनॉट वी विल जस्ट हैव टू सी व्हाट विल द आउटकम बी। कह रहे हैं अगर बातचीत हमारी ठीक हो गई तो मैं प्राइम मिनिस्टर को, इनको नेतन्याहू को बता दूंगा, नहीं हुई तो फिर देखेंगे क्या करना है। वो आदमी इतनी दूर से चल के गया है, अब इन्होंने क्या बात की क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता अब। लेकिन ईरान के जो तरफ से जो इस बातचीत में शामिल है, उनका नाम अरागची साहब, वो बड़े साफ साफ कह रहे हैं कि हम पिछले 1 साल में अपनी ताकत बहुत बढ़ा चुके हैं। बातचीत से हल हो जाए तो ठीक, नहीं तो हमें मालूम है कि आपको जवाब कैसे देना, वो हम पिछले साल चेक कर चुके हैं। लेकिन ये ट्रंप की बातचीत पर ना एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का एक बड़ा अच्छा बयान था, वो मैं आपको सुना दूं। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जो ईरान पे बोला, वो सुना दीजिए। अकॉर्डिंग टू सर्टेन डिप्लोमेट्स, उनका मुझे ये कहना है कि इसराइल को पता है कि ये अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का सारा पीस बोर्ड और प्लान वाला कामयाब नहीं होगा। वो इसको सिर्फ टाइम देना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल हो गया। उसके बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस अपना प्लान लेकर आएंगी कि हमने हमास से, बची कुची जो हमास है, उससे हमने कैसे निपटना है। जिनके हिसाब से अभी भी 20,000 उनके फाइटर हैं और 60,000 उनके पास लेटेस्ट क्लैशिंग कोर्स हैं, उनका हमने क्या करना है। पीस बोर्ड की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान समेत 19 ममालिक, उसमें इसराइल भी है, उन सब ने पीस बोर्ड पे साइन तो कर दिए हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF है उसके लिए ट्रूस की कंट्रीब्यूशन करे। बिकॉज तमाम ममालिक चाहते हैं कि पहले हमास के साथ पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जाए डीवेपनाइजेशन का। हमास पे अगर कोई हाथ रख सकता है, उसको समझा सकता है, तो वो तुर्की और कतर है। और तुर्की और कतर का पॉलिटिकल रोल और उनकी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो इसराइल को एक्सेप्टेबल नहीं है, फॉर रीजंस व्हिच नाउ यू कैन फुली अंडरस्टैंड। बिकॉज वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ला सकते हैं और इसराइल को पॉलिटिकल सोल्यूशन वहां पे नहीं चाहिए। अब एक और चीज देखें कि अब इसराइल के खाली प्लान गाजा तक नहीं है, गाजा तो छोटी चीज है, अब इसराइल के लंबे प्लान हैं। बुध के दिन इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच रहे हैं, जहां उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी और वो नए प्रपोजल्स लेकर आ रहे हैं खतरे के हवाले से। एक्चुअली इसमें ज़्यादा बात इन्होंने गाज़ा की सुना दी आपको। गाज़ा पर वो कह रहे हैं कि गाज़ा पे भी हमला ही होना है और इजराइल हमला ही करेगा। ईरान के बारे में उन्होंने बताया कि नेतन्याहू ये बात करने के लिए गए हैं कि आप जो भी बात करें उसमें इनका मिसाइल, जो मिसाइलें हैं जो ईरान के पास, वो उसको बातचीत में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि न्यूक्लियर मालूम है कि ये लोग कंट्रोल कर लेंगे ईरान का, लेकिन ईरान की मिसाइलों का क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता जो है वो इजराइल की है। और वो ईरान कहता है दिस इज नॉट ऑन द टेबल, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल हो, लेकिन ट्रंप साहब को भी समझ आ गई। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, हम रोज इंतजार करते हैं कि ट्रंप साहब वहाँ पर कोई हमला कर देंगे। वो हमला नहीं करने वाले हैं, वो उसको इतना दबाव बनाकर रखना चाहते हैं कि हमला नहीं हो और बात भी थोड़ी सी बन जाए। उसमें एक बात यही होगी कि न्यूक्लियर वाला जो पूरा प्रोग्राम है उस पर क्या नेगोशिएट हो सकता है, ताकि ट्रंप साहब ये कह सके कि देखिए मैंने ईरान को इस पर मना लिया। इजराइल की चिंता इसीलिए क्योंकि अभी आपने 2 दिन पहले भी एक खबर चलाई थी जिसमें कहा कि भाई वो तो 2000 मिसाइल एक साथ चला सकता है। बिल्कुल। तो फिर सबकी हालत, मतलब उस पर मुश्किल काम है ना, कि इसलिए वो नेतन्याहू कल पहुंचे और लंबी बातचीत उनकी हुई है ट्रंप से इसको लेकर।
और उस पर इसी बात को चर्चा होती रही, क्योंकि यदि हमला हो गया, मान लीजिए कई बार होता है ना कि अभी तक लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप कब तक पुश करेंगे और कहीं से वो बात चली गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप क्यों कह रहे हैं कि हमला नहीं करेगा? ये क्यों कह रहे हैं आप? उसने पिछली बारी बातचीत पहले की थी लेकिन फिर हमला किया था। नहीं, मुझे अभी नहीं लग रहा कि वो हमला करेंगे। मतलब कोई बात ऐसी टूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए तब हो सकता है, लेकिन आखिरी वक्त तक ट्रंप कोशिश करेंगे कि ईरान पर हमला हो। नहीं सर, वो प्लॉट साइज पे अगर थोड़ा सा सहमति, लेकिन हमास को इसमें बड़ा मौका मिल गया। हमास को गाजा से पाकिस्तान और बांग्लादेश शिफ्ट होने के लिए एक अवसर मिल गया। जितना ये डिले कर रहे हैं ना, वो वहाँ से शिफ्टिंग कर रहा है। अब देखिए, ढाका और कराची के बीच में जो विमान सेवा बंद थी, कट्टरपंथियों के दबाव के चलते वो विमान सेवा भी शुरू हो गई। तो मुझे ये लगता है ये जो ईरान और आपके अमेरिका और इजराइल के बीच में चल रहा है, उसको पता है हमास को कि हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है, इसलिए वो अपना पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो शिफ्ट कर रहा है। कहाँ? पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो मुझे लगता है ये बड़ा घातक स्थितियां पैदा होंगी इनके तनावपूर्ण स्थितियों के चलते। अच्छा, ईरान से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को लेकर के एक तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मिट्टी से ढका हुआ दिखाया गया है, जिसकी एंट्रेंसेस पूरी तरीके से बंद कर दिए ईरान ने। ये दिखाया गया है, तो इसको ये इस तौर पर देखा जा रहा है कि ये इन्होंने संभावित हमले से बचने के लिए अपनी न्यूक्लियर ठिकाने जो हैं वो उन्होंने मजबूत कर दिए हैं। लेकिन एक ईरान के व्यक्ति ने एक बड़ी एक बात कही जिस पर दुनिया चिंतित होगी। उन्होंने कहा, हमारा ये न्यूक्लियर छोड़ो, सऊदी अरब न्यूक्लियर बम बना चुका है। ऐसा ईरान के एक व्यक्ति ने कहा। वो बयान है, सुना दीजिए। Iran be willing to consider a reduction of its association with allies that are antagonistic to Israel based on Mr. Netanyahu's request? And will Iran be in any way willing to minimize or diminish its ballistic missile capability? Those are things not related to our nuclear program at all. Off the record. And we only negotiate about our nuclear program with the US. Off the table. Those very information about this and intelligence that Saudi Arabia at this time they have a nuclear bomb and activities the United States know very well. We have a lot of information from the other Arab countries. For example, some Yemeni working inside the site of the nuclear inside the Saudi Arabia. तो ये जो कह रहे हैं अमेरिका को मालूम है कि सऊदी अरब न्यूक्लियर बम बना चुका है। ये आईआरजीसी के कमांडर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये स्टेटमेंट दिया इन्होंने तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए चिंता की बात होगी कि भाई अमेरिका जिस तरीके से ईरान को दबा रहा है कि भाई आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते और सऊदी अरब बना रहा है, और सऊदी अरब और पाकिस्तान का क्या संबंध है ये भी अमेरिका को पता है। फिलहाल मुझे लगता है कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है उसमें ईरान ने बहुत स्पष्ट बोल दिया कि भाई परमाणु के मामले में हम आपकी बात सुनने को तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की जो आप जिक्र कर रहे हो कि हम उसका उत्पादन नहीं कर सकते, वह किसी भी स्थिति में कंट्रोल नहीं होगा, वो हमारी आत्मसुरक्षा के लिए, और मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही। इजराइल के प्रधानमंत्री कम से कम 4 घंटे उन्होंने बातचीत की है ट्रंप के साथ, और उन्होंने कहा है कि भाई जो भी निर्णय लेना है आप जल्दी लीजिए, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह को लेकर भी उनकी अपनी चिंताएं वाजिब है। फिलहाल अभी जिस तरीके से ट्रंप ने बहुत इस मामले को बहुत हल्के से लिया है कि अभी बातचीत चल रही है, प्रस्ताव आने दीजिए, उसके बाद तय करेंगे हमला करना है कि नहीं करना है। जितना समय ये ईरान को दे रहे हैं, ईरान उतना ही मजबूत होता जा रहा है और अमेरिका उतना ही कमजोर हमले की स्थिति में जा रहा है। आने वाले समय में अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा कि लंबा समय देने के बाद वो ईरान पर हमला कर सके। अब देखिए, इस पर तो रोज ट्रंप का एक नया बयान आ जाता है, उसमें धमकी भी होती है और डिप्लोमेसी की बात भी होती है। आज समय इतना ही कहानी कुर्सी की। बहुत शुक्रिया समीर जी, राकेश जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे 1 बजे कहानी कुर्सी।